कैसे हो? तो चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3। अर्लियर 2 लेक्चर मैंने इसके अपलोड कर दिए आप लोगों के लिए, और वो वाला मैंने ना क्या किया है, वो मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज वाला। और जैसे कि मैंने आपको सबको बताया था, मैं फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली मैं बताना चाहूंगा, इसमें क्या बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है इसका नाम क्या है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज। क्या नाम है? कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली कॉर्पोरेट, वेट फॉर अ व्हाइल, कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट बेसिक। तो इस चैप्टर को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। मैंने अर्लियर आपको बताया भी था, पार्ट ए इज कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड द पार्ट बी इज डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट। अब तक जो हमने 2 लेक्चर्स में किया वो क्या किया? कॉर्पोरेट पॉलिसीज। आज हम जो बात करेंगे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा का पूरा डिस्क्लोजर, बट एक उसका चंक, एक उसका पार्ट कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर आज हम करने वाले हैं। और इसको मैं बोल दूं कि कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स पार्ट बी इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 का। तो लाइक पार्ट बी में कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन, एज पर कंपनीज एक्ट में भी रूल्स, और एज पर सेबी रेगुलेशंस, सेबी गाइडलाइंस, सेबी रेगुलेशंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में फर्दर अंदर एंटर करने से पहले एक लाइन में बस अगर हम कॉर्पोरेट पॉलिसीज को खत्म करना चाहें, जो हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया, बेसिकली 2 क्लास में हमने डिस्कस किया था। कॉर्पोरेट पॉलिसीज क्या थी? अपने आप में एक लीगल फ्रेमवर्क था। मतलब किस तरीके से हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, किस पर्टिकुलर टास्क को करना है, उसको हमें ना ओरली ना करके, जैसे हमने सुना होगा कोड ऑफ कंडक्ट बना देते हैं, उसको ओरली ना करके उस काम को कैसे करना है, उन स्ट्रेटेजीज को, उस ब्लूप्रिंट को बेसिकली हम अगर हम फॉर्मली वे में कोडिफाइड कर दें, दैट मींस फॉर्मली वे में उन गाइडलाइंस को ड्राफ्ट कर दें, बना दें, तो उन गाइडलाइंस को हम बेसिकली उस फ्रेमवर्क को हम क्या नाम दे देंगे? कॉर्पोरेट पॉलिसीज। जैसे हमने सुना था रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, रेम्यूनरेशन पॉलिसी बनाएंगे, अब विसल ब्लोअर की मैकेनिज्म पॉलिसी बनती है, अब ऐसे ही एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसी, सीएसआर पॉलिसी, सबने सुना था। तो उस तरीके की कुछ पॉलिसीज बनाएंगे। अल्टीमेटली बनाता कौन है? जनरली कमेटीज या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट उसको, उस रिकमेंडेशंस को अप्रूव कौन करता है? बोर्ड। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, सिंगल डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अल्टीमेटली क्या करते हैं? अप्रूव। क्या मैं बोल सकता हूं कि कॉर्पोरेट पॉलिसीज अपने आप में एसेंस हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पिलर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अचीव करने के लिए? क्या है? कॉर्पोरेट पॉलिसीज। सो जो काम हमें करना है उसको किस तरीके से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना देना। मैंने बात की थी कि 3 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, एमओए, एओए और पॉलिसीज। अब हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस अब यही चीज इसके बारे में मैं बोल दूंगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज मैंने डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज मैंडेटरी पॉलिसीज एंड द सेकंड वन इज, मैंने बोला था ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के अकॉर्डिंगली बनेगी, और द थर्ड वन इज आप क्या करोगे? वॉलंटरली एज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप उसको बनाना चाह रहे हो। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, और इंटरनल कंट्रोल को, ये इसके कुछ एसेंशियल से इंपॉर्टेंस थे। फिर एज पर कंपनीज एक्ट मैंने बात की थी, एज पर सेबी रेगुलेशंस मैंने बात की थी, सेबी रेगुलेशंस में भी अब एज एलओडीआर बात की थी हमने, कॉर्पोरेट पॉलिसीज एज पर सेबी एलओडीआर। चैप्टर नंबर 5 आप लोगों ने मेरे साथ किया था, वहां थोड़ा पॉलिसीज का टच आपको देखने के लिए मिला। बट यस, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा ये सारा एक्सप्लेन भी आपको, आर्काइवल पॉलिसीज, जैसे रेगुलेशन नंबर मैं 9 की बात करूं और रेगुलेशन नंबर 30 की बात करूं, आर्काइवल पॉलिसीज हमने पढ़ा था। प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं, रेगुलेशन नंबर 9 में हमने पढ़ा था। रिस्क पॉलिसीज यानी रेगुलेशन नंबर 21 में हमने पढ़ा था रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाना। मटीरियलिटी ऑन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रेगुलेशन नंबर 23 या 24 आई गेस हमने पढ़ा था। ठीक है, मेटेरियल सब्सिडरी के बारे में हमने पढ़ा था, रेगुलेशन नंबर 16 के अंदर पढ़ा था। देन मेटेरियलिटी ऑफ इवेंट, रेगुलेशन नंबर 30 के अंदर हमने जाके पढ़ेंगे, और डिटेल में भी पढ़ेंगे चैप्टर में। डिस्क्लोजर के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज, जब डिस्क्लोजर में एज पर सेबी एलओडीआर पढ़ेंगे। विसल ब्लोअर पॉलिसीज भी हमने सेबी रेगुलेशंस में, आई गेस रेगुलेशन नंबर 21-22 के आसपास रेगुलेशन है इसकी। पॉलिसी रिलेटिंग टू रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स देने की, बेसिकली वो एनआरसी वाली पॉलिसी। डाइवर्सिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आई गेस रेगुलेशन नंबर 43A है या 44A है, वेट फॉर अ व्हाइल, इज रेगुलेशन नंबर 43 है, रेगुलेशन नंबर 43। और लास्ट क्लास में मैंने करवाया भी था आप लोगों को सब एक इन डिटेल जाके। ये फिर हमने बात की थी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी बना देना। ये हमने एक चीज सुना होगा, पोर्श एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वीमेंस वगैरह वर्क प्लेस पे हो रहा है, तो इसके लिए एक पोर्श एक्ट अलग से बनता है, तो उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब कर दिया था मैंने आप लोगों को। ये कुछ वॉलंटरी पॉलिसीज के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, तो एक बार आप इसको रिमाइंड रिकॉल कर लेना। डन? चलो आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करते हुए अपने
तो आज के लेक्चर का अगर मैं टाइटल दूं तो आप लोग भी मुझे इसमें कमेंट करना कि आप लोगों को इसमें और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यही बताऊंगा कि 1 मिनट के लिए थोड़ा सा नोट डाउन कर लो सब। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड द सेकेंड पार्ट इज डिस्क्लोजर्स। ठीक है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज हमने लास्ट क्लास में कर लिया, आज हम बात करेंगे डिस्क्लोजर की। अच्छा, डिस्क्लोजर भी 2 तरीके के, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, अंडर सेबी रेगुलेशन। बात आ रही है समझ में? अब कंपनीज एक्ट 2013 में भी सब बच्चों ने एक चीज पढ़ी होगी, और मैं पर्टिकुलरली कंपनीज एक्ट 2013 के डिस्क्लोजर की बात करूं तो इट पर्टिकुलरली डील्स विद, इसको भी मैं इसे बनाने से पहले भी मैं क्या करता हूं, इट पर्टिकुलरली डील्स विद बोर्ड रिपोर्ट डिस्क्लोजर्स, या डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, या बोर्ड रिपोर्ट डिस्क्लोजर्स। तो आज का मेरा लेक्चर जो कंप्लीट मैं करूंगा आने वाले 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे तक शांति से बैठना है। और आज फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ, अगर कुछ बच्चे ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे और कुछ बच्चे सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो मैं सब बच्चों के लिए बता दूं आज का लेक्चर पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ होने वाला है। और आज एक्चुअल में आप मीनिंग समझोगे कि हाँ, बोर्ड रिपोर्ट तो सबने सुना होगा, सबने ये सुना होगा कि बोर्ड रिपोर्ट हमारी सर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 के अंदर बनाई जाती है, और उसमें भी ना 17 इसके अंदर सब क्लोजेस होंगे, और वो जो क्लोजेस हैं 17 क्लोजेस सबने क्रैम कर लिए, और कुछ CA सब क्लोज भी बीच में देखने को मिल जाएगा। और सबको एक बात पता है सर, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम एनुअल जनरल मीटिंग में रखते हैं, जो शेयर होल्डर्स को भेजते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम जो भेजते हैं, उसके साथ हम 2 चीज अटैच करके भेजते हैं। फर्स्ट वन इज ऑडिटर रिपोर्ट एंड द सेकंड वन इज बोर्ड रिपोर्ट। अब सबने ये सुना होगा सर ये बोर्ड रिपोर्ट जो है इसका डिस्क्लोजर्स हमारा कहां बताया गया, सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहां बोला गया एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और भी जगह जहां प्रिस्क्राइब्ड किया गया हो वो कहां प्रिस्क्राइब्ड, और जहां भी वर्ड कंपनीज एक्ट में लिखा गया हो प्रिस्क्राइब्ड, दैट मींस रूल्स। कहां? दैट मींस रूल्स। तो आज मैं इन डिटेल, इन डेप्थ, जितना आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए भी जरूरी है, फॉर योर बेसिकली ट्रेनिंग लेवल के लिए, या कोई प्रोफेशनल मेरी क्लास देख रहा हो तो उसके लिए भी। सो आज के मेरे लेक्चर का टाइटल क्या है? डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट एज पर कंपनीज एक्ट, अंडर एक्ट। अच्छा, कंपनीज एक्ट में भी ना मैं बोर्ड रिपोर्ट का डिस्क्लोजर को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, अंडर सेक्शंस, ठीक है, और अंडर रूल्स। सब बच्चों को पता है कि कंपनीज एक्ट में रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो सेक्शन के अंदर क्या डिस्क्लोजर दिए गए हैं बोर्ड रिपोर्ट में डालने के लिए। यहां अदर डिस्क्लोजर की बात हमारे चैप्टर में नहीं की गई है, तो मैं अदर डिस्क्लोजर्स की बात नहीं करना चाहता हूं। हां, जब मैं सेबी पढ़ूंगा तो वहां अदर डिस्क्लोजर की बात की जाएगी, वहां बोर्ड रिपोर्ट के डिस्क्लोजर की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि LODR कहीं से कहीं तक ICDR डील नहीं करता बोर्ड रिपोर्ट के बारे में। वो कौन डील करता है? कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के जो डिस्क्लोजर है हमारे सिलेबस में ओनली एंड ओनली बोर्ड रिपोर्ट। अब बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जो मैं कंटेंट डालूंगा वो कंटेंट को बोल देंगे डिस्क्लोजर्स। अब वो डिस्क्लोजर्स हमारे एज पर सेक्शंस भी बताए गए हैं, और कुछ जगह डिस्क्लोजर्स हमारे रूल्स में भी बताए गए हैं। आज मैं बात करता हूं सेक्शंस और रूल्स पूरा। मैं बोल सकता हूं आज का लेक्चर मेरा एंटायर जो डील करेगा वो बोर्ड रिपोर्ट के डिस्क्लोजर को करेगा। चलो सर, सेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, सब बच्चों को पता होगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से ये वाला सेक्शन सबके बच्चों के ना टिप्स पे होगा। और क्या टिप्स पे होगा? सेक्शन नंबर 134 सब सेक्शन 3। सर ये सेक्शन तो हमने ना क्रैम कर लिया, और एग्जीक्यूटिव में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और फाइनल में भी CS प्रोफेशनल में भी गवर्नेंस के पेपर में आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 मार्क्स का पेपर देखने क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में। तो व्हाट आर द कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट? व्हाट आर द
कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बता रहा था कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, तो जिस बच्चे को ये याद है वो ये भी, और जिस बच्चे को ये याद आ जाएगा आज के लेक्चर के बाद तो वो ये भी। हाँ, तो आप बोलोगे सर 5 मार्क्स में जो ये तो हमारा 2-3 पेज की लेंथ जा रही है, तो आप एक काम करना कि जो ये सेक्शन वाले लिख के, कुछ सारे के सारा ना लिख के, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूंगा कि ये वाले एग्जाम में लिख के आने हैं, तो वाले आप लिख के आना। बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कंप्लायंसेस करो तो आपको सारे कंप्लायंसेस करने हैं, ये नहीं कि बस इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस कर दो। तो 134 सबसेक्शन 3, इसके अंदर हम डील करेंगे कितने क्लोजेस? 17। कितने? 17 क्लोजेस इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड देन अदर सेक्शंस, अदर सेक्शंस का मतलब सर बहुत सारे सेक्शंस होंगे, लाइक सेक्शन 178, सेक्शन 177, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेक्शन 149, सब सेक्शन 10 इंडिपेंडेंट एक्टर जो अपनी डिक्लेरेशन देता है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 135 CSR का कॉम्पोजिशंस वगैरह जब हम पढ़ते हैं। देन ये कुछ सेक्शंस और भी, एक दो सेक्शन इसके अंदर, सब सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में ब्लूप्रिंट। अच्छा सर, रूल्स की बात करें तो इसमें ना 2-3 रूल हमारे सिलेबस में, 4 रूल बेसिकली। रूल 8 किसका? रूल 8 कंपनीज अकाउंट, क्या बोल दिया मैंने? कंपनी अकाउंट रूल्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर रूल, अच्छा और भी पढ़ेंगे, लेकिन रूल 16 सब रूल 4 जो मेनली हम कौन से रूल्स पढ़ेंगे? कंपनीज, यहां लिख लो आप लोग, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल। सब बच्चों को पता होगा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स। फिर हम यहां पढ़ेंगे रूल 5, किसका? मैं यहां जगह नहीं है तो मैं बस बोल रहा हूं, आप लोग डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिख लो। कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन रूल्स, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन रूल्स। एंड देन द लास्ट वन इज, आई गेस यहां नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख रहा हूं, एंड द लास्ट वन इज रूल नंबर 8। ये किसका रूल 8? CSR रूल्स 2014। तो ये 4 रूल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। रूल 16 सब रूल 4, रूल 8, रूल 5 और रूल 8। अब रूल 8 CSR का, रूल 8 कंपनी अकाउंट रूल्स का, रूल 16 सब रूल 4 बेसिकली कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स का, रूल 5 हम किसका पढ़ेंगे? मेनली कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन रूल्स 197 सबसेक्शन 5 के साथ। रेम्युनरेशन का तो वहां पढ़ा था ना, रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन 197 सबसेक्शन, लिख लो यहां कुछ बच्चे 197 सबसेक्शन 5, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो लिख लो 197 सबसेक्शन 5। एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। आज के लेक्चर में मैं पूरा इन डेप्थ जाके आप लोगों को ये रूल्स और ये सेक्शन करवाने वाला हूं। डन? चलो, बिना पढ़े आप मेरे साथ कुछ मैं बोलता रहूंगा, आप लोग मेरे साथ वहां नीचे, पॉसिबल है तो आप लोग नीचे कमेंट में, नीचे मतलब जिस टाइम भी आप देख रहे हो नीचे कमेंट में, जिस बच्चे को रिटेन हो वो नीचे डाल सकते हो इसमें। लाइक अगर मैं कंटेंट की बात करूं, एज पर, अभी मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 17 क्लोजेस। कोशिश करते हैं कि हमें 17 के 17 क्लोजेस रिटेन हो जाए आज ही, अभी, और हमें बस एज अ फॉर्मेलिटी बस हमें वो पढ़ना हो इसके अंदर। सबसे पहली चीज देखो, बात आ रही है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट बनानी है। अब बोर्ड रिपोर्ट बनाएगा, बोर्ड कौन था? मैंने आपको बताया था बोर्ड कौन होते हैं? बोर्ड आर द, मैं बोल सकता हूं एक तरह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। एक्चुअली में ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स डेली बेसिस पे नहीं मिल सकते तो किसको अपॉइंट कर देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है, उनको भी मिलना है कंपनी के अंदर, कुछ मीटिंग्स करनी है। उन सारी चीजों की रिपोर्ट कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उस रिपोर्ट को किसके साथ अटैच्ड अनेक्स्ट करके देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट जो एजीएम के बाद जाते हैं, जो हमारे बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाती हैं एजीएम के बाद, बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट्स, किस फॉर्म में जाता है आप लोग मुझे बताओगे? एओसी 4, एक जाता है एमजीटी 7, सबने पढ़ा होगा। एओसी 4 कितने दिन में जाता है सर? विद इन 30 डेज। देन ये कितने दिन में जाता है? कहां से 30 और 60 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, जिस दिन से आपने एजीएम की है। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, एओसी 4 कुछ नहीं, इसके अंदर क्या होता है हमारा? बैलेंस शीट एंड पीएनएल, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। अब बात करते हैं सर बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट, इसको हेडिंग भी दे सकते हैं, कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। सबसे पहली चीज, प्राइमरी चीज देखो,
मैं सीक्वेंस में कोशिश नहीं करूंगा कि जितना टू द एक्सटेंट पॉसिबल सीक्वेंस में आपको रिटेन हो जाए। बट एक चीज आप बताओ, क्या बीइंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक चीज ना आपने पहले पढ़ी होगी, लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, स्टार मार्क कर लेना, पहला पहला पॉइंट ही आपको अमेंडमेंट बता रहा हूं मैं। तो इस चैप्टर की अमेंडमेंट भी मैं बोल रहा हूं कि इस टॉपिक की अमेंडमेंट भी मैं साथ साथ कवर करूंगा, जो आईसीएसआई ने कवर नहीं की है अपने रिवाइज मॉड्यूल में, और जो सप्लीमेंट में नहीं किया है वो भी मैं करूंगा। ऑल्दो वो अमेंडमेंट आनी चाहिए जून अटेम्प्ट के लिए, बट फिर भी आईसीएसआई ने उसको नहीं डाला है, तो पूरा पूरा फोकस करना, अमेंडमेंट लेक्चर भी इसको मान के चलना इस टॉपिक के लिए, या फिर रिवीजन लेक्चर मान के चलना, या फिर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ के लिए मान के चलना। सबसे पहला पॉइंट देखो, आपने ना सबने एक चीज अभी मैंने आपको बताया, एमजीटी 7, ये क्या होता है? एनुअल रिटर्न। क्या होता है? एनुअल रिटर्न। किस सेक्शन के अंदर जाती है हमारी एनुअल रिटर्न? सेक्शन 90, बेसिकली मैं बोल सकता हूं सबसेक्शन 3, एनुअल रिटर्न। सब बच्चों को पता है इतना? जब हम बोर्ड रिपोर्ट फाइल करते थे, जब हम बोर्ड रिपोर्ट देते थे मीटिंग में शेयर होल्डर्स को, स्टेटमेंट्स के साथ, एनुअल स्टेटमेंट के साथ, जो हमने बोर्ड रिपोर्ट रखी, हमने ना एक प्रोविजन पढ़ा था आज से पहले। मैं पेन को चेंज करता हूं सो दैट कि आपके पूरा पूरा फोकस उसी प्रोविजन पे जाए। आपने एक प्रोविजन पढ़ा होगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। मैं एनुअल रिपोर्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं एनुअल रिटर्न की बात कर रहा हूं। एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, यानी एमजीटी 7 में जो आपने इतना डिटेल में पढ़ा है, करा है, उसके फॉर्म के अंदर, जब मुझे लास्ट में, बैच के लास्ट में टाइम मिलेगा, मैं एमजीटी 7 भी आपको प्रैक्टिकली खोल के दिखा दूंगा, एओसी 4 भी दिखा दूंगा। बट अभी मेरे पास सिचुएशन डिमांड करते हैं कि जून अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए कुछ अमेंडमेंट सारी कवर होनी चाहिए। दिसंबर वाले मस्ती में रहना, और जून वाले भी मुझे बाद में बोल देना सर आपको दिखाना था, आप उसको दिखा दो प्लीज, उसको फिल करना बता दो कि मैं ट्रेनिंग में जाऊं, इंटरव्यू देने के लिए जाऊं, तो हमारे पास ना मैं अपने सीवी के अंदर ये चीज डाल पाऊं कि सर मैंने एज अ डमी बेसिस पे एमजीटी 7 या एओसी 4 हमने फिल किया है, और इसकी आप अपने सीवी को एक अच्छा खासा, मैं बोल सकता हूं कि कैची बनाने के लिए, हैंडसम सीवी बनाने के लिए आप लोग उसके अंदर डाल सकते हो। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न ना एक प्रोविजन होता था सर, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, आने 1-2 साल पहले इसमें अमेंडमेंट आई थी, और क्या प्रोविजन था वो? एमजीटी 9, इसके लिए अलग से फॉर्म था एमजीटी 9। अच्छा, अब मेरा दो बातें होंगी, अच्छी बात और गंदी बात। दो तरीके के लोग होते हैं जो क्या होंगे, अब इसको ना दो पर्सपेक्टिव होगा देखने का कि अच्छी बात है गंदी बात है। अब यहां अमेंडमेंट आ गई है, मैं बोल सकता हूं अब एमजीटी 9 खत्म हो गया है, अब एमजीटी 9 खत्म हो गया है, तो सर इसकी जगह कोई नया फॉर्म आ गया है, फॉर्म नंबर चेंज हो गया है। क्या फॉर्म नंबर चेंज हो गया है, या विदाउट फॉर्म, क्या एक एज अ ब्लैंक पेपर पे, या क्या एज अ कंपनी के लेटर हेड पे लिख के कंप्लायंसेस करना है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे, बट मैं बोल सकता हूं ये प्रोविजन ही खत्म हो गया है। लेकिन ये प्रोविजन स्ट्रेट फॉरवर्ड खत्म नहीं हुआ है, इसको घुमा के इसके अंदर क्या किया है सर? रूल 12 सब रूल 1 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014, इन्होंने ना अपना पैर पसारा और क्या बोला सर, इस रूल के अंदर एक प्रोवाइजो ऐड किया गया, इस रूल के अंदर एक प्रोवाइजो ऐड किया गया, और उस प्रोवाइजो की लैंग्वेज क्या थी? अच्छा, दो बातें होंगी, पहले मैं बता तो दूं है क्या, जब भी तो मैं बातें बताऊंगा नेगेटिव पॉजिटिव। अब प्रोवाइजो आया, और उस प्रोवाइजो ने क्या बोला, जिन बच्चों के पास अमेंडेड बुक है, लेटेस्ट अमेंडेड बुक है, उन्हीं के में ये प्रोवाइजो आपको देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज ये प्रोवाइजो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इधर ध्यान दो, दिख रहा है सामने स्क्रीन पे ये प्रोवाइजो। अच्छा, इसकी एक बार लैंग्वेज पढ़ोगे, कुछ बच्चों को तो लैंग्वेज पढ़ने में ही समझ में नहीं आया होगा तो छोड़ दिया होगा, जो सेल्फ बच्चा कर रहा होगा। पहली बात तो ये, अब आईसीएससी ने सप्लीमेंट में ये अमेंडमेंट लेके आया अपनी, कहां लेके आया? सप्लीमेंट की वजह से जो आईसीएससी ने इशू किया 26 फेब वाले दिन, वो लेके आया। तो एक तो प्रूफ ये कि मैं लेटेस्ट बुक आप लोगों के लिए लेके आया हूं, एक तो ये, दूसरा लेटेस्ट लेक्चर मैं आपका ले रहा हूं, तो दूसरा प्रूफ ये देखो, रूल 12 सब रूल 1 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। अभी ना कुछ बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा कि सप्लीमेंट में ही आई है चेंज, ये देखो सप्लीमेंट, ये मेरा नहीं आईसीएसई का सप्लीमेंट है, एमसीए ने रूल 12 सब रूल 1 ये अपने सिलेबस में, अपने मॉड्यूल में डाला, और ये आईसीएसई का सप्लीमेंट है। डन, तो ये लेके आए हैं। अब इधर ध्यान दो, अब उसने क्या बोला, प्रोवाइजो हैज बीन इंसर्टेड स्पेसिफाइंग दैट, वो क्या बोलता है, द कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड to attach the extract of annual return, that is MGT 9 extract of annual return means MGT 9 और annual return means MGT 7।
विद द बोर्ड रिपोर्ट, उसके साथ नहीं डालना एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, अटैच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बोर्ड रिपोर्ट के साथ, इन फॉर्म MGT9। इन केस द वेब लिंक, क्या बोल दिया सर, अगर आपने ये कर दिया तो जरूरत नहीं है, ये नहीं किया तो जरूरत है। आप बोल दो सर मेरी तो प्राइवेट कंपनी में तो वेबसाइट ही नहीं बनवा रखी, मैंडेटरी नहीं है, तो उस केस में तो जरूरत है। अगर आपकी वेबसाइट है और आपने वेब लिंक, वेबसाइट पे वेब लिंक कैसे बनेगा, वेबसाइट पे डाल दो और उस जहां आपने डाला उसका एक लिंक बना दो, और वो वेब लिंक जहां आपने डाला उस वेब पेज का लिंक मैं बोल सकता हूं ऑफ द सच एनुअल रिटर्न, जहां आपने एनुअल रिटर्न डाली है, ये नहीं MGT9 डालना है, एनुअल MGT7 डाल दो, और उसका जो लिंक होगा ना हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 ऑफ द। बात आ रही समझ में? इसी चीज को आईसीएसई ने सिंपलीफाइड, पहले MGT9 होता था, मैंने रेड कलर में डाल दिया। जो बच्चा कलर्ड बुक ले रहा है ना मेरा, वो बच्चा बहुत एंजॉय कर रहा है और बोल रहा है सर हमें तो अलग से ही पता लग रहा है कि रेड का मतलब क्या है, अमेंडमेंट वाला। तो अगर आप लोगों को कलर्ड बुक चाहिए इसकी, तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, तो जितनी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी मैं उस पर आपको दे दूंगा, और उससे आपको क्या एंजॉयमेंट होगा, क्या बेनिफिट होगा कि जो भी मैं इसको अलग से हाईलाइट करता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होगा पता नहीं लगता है, लेकिन कलर्ड बुक में वो अलग से हाईलाइट होगा कि मेरा पर्पस है ये रेड कलर करने का, दैट मींस लेटेस्ट करंट अमेंडमेंट है जो आपको देखनी चाहिए। इधर देखो, द वेब एड्रेस इफ एनी वेयर द एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सेक्शन 92 सेक्शन 3 हैज बीन प्लेस्ड। बात आगे समझ में? पहला चलो, उम्मीद है सबको मेरा पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब MGT9 नहीं है, अब MGT9 की जगह क्या होता है, वेब लिंक ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है, जहां हमने एनुअल रिटर्न प्लेस की। पहला पॉइंट क्लियर। सर दो बातें होंगी जो मैंने आपको बात की थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सोच वाले लोग। पॉजिटिव क्या, जो बच्चे नालायक है, सर कंप्लायंसेस कम हो गए, वाह 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 मजा आ गए, मतलब एज पर कंपनी की अगर पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो पॉजिटिव। दूसरे पल अगर मैं प्रोफेशनल्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इसके अलग से ना 2-3 हजार चार्ज कर लेते थे, बोर्ड रिपोर्ट बनाने के चार्ज करते थे हम प्रोफेशनल्स प्रैक्टिसिंग वाले लोग, और MGT9 के भी 2-3 हजार रुपए मिनिमम चार्ज कर लेते थे, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा टफ पड़ता था MGT9 बनाना। बट वैसे मैं दूसरे पल में बात करूं तो सर क्यों रिपीटेशन की जाए एज पर गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव और कंपनी पर्सपेक्टिव, जब आप वो चीज MGT7 में दे रहे हो तो क्यों बार बार उसकी वो क्या किया जाए, उसके लिए बार बार डबल चार्जेस कंप्लायंसेस क्यों किया जाए। तो हर तरीके के लोग हैं सोचने वाले, बट मैं आप लोगों के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो काम कम हुआ है तो पैसा भी कम हुआ है। अब कंपनीज को पहले आप बोल देते सर MGT9 भी बनाना है, बोर्ड रिपोर्ट भी बनानी है, तो इसके ना 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, और लेने वाले 200 रुपए 500 रुपए भी लेते हैं। तो आप है ना बोल सकते थे ये चीजें, लेकिन अब आप बोलोगे सर MGT9 तो है नहीं, बोल देंगे कंपनी MGT9 तो है नहीं, आपको लिंक ही तो कॉपी करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं जहां 2,000 रुपए मिलते थे वहां 1,000 रह जाएंगे, 1,500 रह जाएंगे। तो कंप्लाई एज पर मॉनेटरी टर्म्स आपको लॉस है, बट एज पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखो तो कंप्लायंसेस कम हुए हैं, और नेगेटिव देखो तो सर अब हम क्लाइंट से ना कुछ मांग नहीं सकते बोल के, क्योंकि आप बोल देंगे सर ये आपको कंप्लायंस उठा के डालनी तो कॉपी। बात आ रही समझ में? तो दो तरीके के, पहला पॉइंट पूरा पूरा रिटेन हुआ। दूसरी बात, इधर ध्यान दो दूसरे पॉइंट की तरफ, कितनी बार साल में मिले हो, सबको याद आ गया वो ये बात बोलते सेक्शन 173, क्या याद है सेक्शन, वो क्या बोलता है, नंबर ऑफ मीटिंग्स। अब नंबर ऑफ मीटिंग कितनी बताइए साल में, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4। बात आ गई समझ में? दैट मींस ये नहीं बोलेंगे कि 4 मीटिंग लिखनी है, यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। क्या बोल दिया, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। अच्छा एक्चुअली मेरा सिर्फ नंबर ऑफ मीटिंग नहीं लिखते, इसमें कौन कौन डायरेक्टर्स एब्सेंट था, किस किस मीटिंग में, कौन कौन किस किस मीटिंग में प्रेजेंट था, वो सारी चीजें लिखते हैं। याद आपको सेक्शन 165, नंबर ऑफ डायरेक्टर, या एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, सबने सुना था ना नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। तो वहां ना आप सेक्शन 165 सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो पढ़ते थे, और वो क्या बोलता था कि बेसिकली अगर आप, नहीं मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली आई गेस सेक्शन 167 था इसके लिए, 167 डिस्क्वालिफिकेशन में, वहां वो क्या बोलता था कि अगर आप 1 साल तक लगातार सारी मीटिंग में अगर एब्सेंट रहे हो बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो आपको डिस्क्वालिफाइड मान लिया जाएगा, आपको अपना प्लेस क्या करना पड़ेगा, वैकेंट करना पड़ेगा, वैकेशन। यस आई एम रियली सॉरी, सेक्शन नंबर 167 इसको बोलता है, वैकेशन ऑफ ऑफिस, इसका प्रोवाइजो फर्स्ट है, सेकंड प्रोवाइजर इसको बोलता है। और क्या बोलता है, अगर आप सारी मीटिंग में एब्सेंट हो तो आपको क्या मान लिया जाएगा कि आप क्या हो, वैकेट करना पड़ेगा आपको अपना ऑफिस, और आप डिस्क्वालिफाइड हो।
ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है। अब बात क्या आ रही है यहां कि अब क्या मैं बोल दूं, यहां से भी देख के पता लगता है कि आप कौन कौन सी मीटिंग में कितनी कितनी बार आए हो नहीं आए हो। तो यहां से भी एक आपका, अगर आप नहीं बताते हो और आप अपने आप को क्या नहीं करते हो, वहां से वैकेट नहीं करते हो, तो ये भी एक सोर्स है आप अगेंस्ट एक्शन लेने का। तो ध्यान से नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, कौन एब्सेंट है, कितना क्या कोरम रही, वो सारा कुछ ही हम डाल देते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डाल देते हैं। बात आ रही समझ, 2 पॉइंट हो गए। देखो बीइंग अ डायरेक्टर, आप है ना, शेयर होल्डर्स कभी कभी मिलते हैं, आप ही सारा काम संभालते हो, तो क्या मैं बोलता हूं डायरेक्टर्स की ड्यूटीज भी होती है। सब बच्चों के ड्यूटीज वर्ड आते ही सेक्शन 166 माइंड में आ गया होगा, ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर सेक्शन 166 सर, बट वो वाली ड्यूटीज नहीं बात कर रहा हूं, बोल सकते हैं वो भी ड्यूटीज हैं, बट वो एक जनरल ड्यूटी है। एक यहां पर्टिकुलरली क्या बोला गया, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, क्या बोलते सर मैंने, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जिसको हम प्यार से निकनेम देते हैं इसका डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं, एक क्रिकेट की बात नहीं कर रही, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। इसके लिए ना आईसीएसआई ने, एमसीए ने अलग से सेक्शन बनाया है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 5, सॉरी सेक्शन 134 सब सेक्शन 134 सब सेक्शन 5, और कुछ 5-6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बात करेंगे आज के लेक्चर में डीआरएस का मतलब क्या होगा, कि अगर हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम पे हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, एएस को फॉलो करना होगा, और क्या करना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, प्लस अगर इन केस उसमें चेंजेस कर रहे हैं, जो भी मटेरियल डिपार्चर किया है, डिपार्चर वर्ड करेंगे डेविएशंस को, बेसिकली हम जो भी हमने अकॉर्डिंगली चेंजेस किए हैं, मतलब कब जो हमारे ऊपर फॉलो नहीं होंगे तो वो क्यों किए हैं उसका एक्सप्लेनेशन देना, अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है, और कोई भी जजमेंट ले रहे हैं, कोई भी हम बेसिकली डिसीजन ले रहे हैं, तो उनको अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना है, और उसके बेस पे हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करके उसके बेस पे हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं बताएंगे कि सर वो क्या है, जो हमारे स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो कि ट्रू है, फैक्ट है, और जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एडुकेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं दे रहे। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम डील करेंगे, इसी टाइप की हम करने वाले। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे, सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एरर और इरेगुलरिटीज, और डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी बनती है, डायरेक्टर की। इतना समझ में आ रहा है? 3 पॉइंट एक बार दोबारा से, वेब लिंक ऑफ द एनुअल रिटर्न, तो वेब लिंक जहां हमने एनुअल रिटर्न डाली है उसका। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द डायरेक्टर्स। तीसरा पॉइंट, अच्छा वैसे ना ABC लिखेंगे तो वही चीज है, बट आप लिखते रहना, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसमें मैं भूल जाऊंगा कि कितने पॉइंट हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, डीआरएस। फिर है ना 3A, या मैं बोल सकता हूं CA, एक अमेंडमेंट आई एमसीए ने की और CA पॉइंट अलग से डाल दिया, और वो CA पॉइंट अपने आप में क्या बोलता है, ध्यान से, वो CA पॉइंट बोलता है, एक आपने ना सुना होगा फ्रॉड रिपोर्ट, क्या बोल दिया, फ्रॉड रिपोर्ट। अरे सर यही तो एग्जाम में आया था, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, और फाइनल के लिए भी मैं बोल सकता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट पेपर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेपर, मतलब जहां कॉर्पोरेट वहां फ्रॉड जरूरी होगा, और फ्रॉड की रिपोर्टिंग भी जरूरी। अच्छा कौन करता था ये, ऑडिटर्स। अच्छा ऑडिटर कौन, ऑडिट, जो कोस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तीनों। इंटरनल ऑडिटर नहीं, ये तीनों, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर या कोस्ट ऑडिटर, तो तीनों। क्या सर ये हमने रिपोर्ट कहां पढ़ी थी, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के अंदर पढ़ा था सर। फॉर्म किसी बच्चे को याद है, ADT 4, ADT 4 के अंदर फ्रॉड रिपोर्ट। अच्छा कुछ याद है कि फ्रॉड रिपोर्ट हमारे कहां जाती थी, 2 तरीके की बात करते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं। देखो फ्रॉड रिपोर्ट हमने पढ़ी थी सर 2 तरीके की, एक तो जो ऑडिटर किसको देता है, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एक नोट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी नहीं जाती, जो दी जाती। इसके अंदर मैं बोल दूं एक, बस इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं, जो 1 करोड़ से या उससे एक्सीड होंगे, इसमें क्या होगा 1 करोड़, बात आ रही है ना समझ में। तो 1 करोड़ से ज्यादा वाले को तो कहां भेज देते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये बात कर रहा है इस। तो यहां इस वाले पॉइंट को कवर नहीं करेंगे, इस वाले पॉइंट को कवर करेंगे, ये हम कहां डालेंगे, बोर्ड रिपोर्ट में। तो जो ऐसे फ्रॉड जिसकी रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं की गई है, वो किसका पार्ट बन जाएंगे, बोर्ड रिपोर्ट का। पक्का? जब मैं ये सेक्शन करवाऊंगा तो जब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर डाल देंगे कि उसका नेचर क्या था,
कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन थी, कितनी बेसिकली किस टाइप का क्या फ्रॉड था, वो सारी चीजें डाल देंगे बोर्ड रिपोर्ट में। बट फिलहाल के लिए क्या बोला गया है, वो इंफॉर्मेशन देनी है, वो डिटेल्स देनी है फ्रॉड की जो हमने सीजी को नहीं दी है, वो जो हमने सीजी को नहीं दी है वो रिपोर्ट हमें देनी है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? 4 पॉइंट हो गए हमारे। आगे पॉइंट, इसमें मैं 4th नहीं 5th पॉइंट बोलने वाला हूं या डी पॉइंट बोलने वाला हूं, वट जो भी आपको करना है। 5th का डी मत मानना, 5th मान लेना या डी मान लेना। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, एक आपने ना सब बच्चों ने एक बात सुनी होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में जरूरी होता है। अब मैं इसमें नहीं आ रहा हूं कॉम्पोजिशन क्या होगा। जिन बच्चों ने मेरे साथ चैप्टर नंबर 3 किया था, जो पहले से या रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, या जो बच्चे करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर मैं जो करवाने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 करवाने वाला हूं, कॉम्पोजिशन ऑफ द बेसिकली बोर्ड इफेक्टिवनेस। तो वहां पढ़ोगे कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, वहां पढ़ोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कंपनी के अंदर जरूरी है। अभी मैं यहां नहीं जा रहा हूं कितना जरूरी है, क्या करना है, अभी आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को नहीं पता, मैं मान के चलता हूं एग्जीक्यूटिव आप लोग पास होके आए हो, लेकिन आप सब भूल गए हो। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में होगा, तो एक बात तो सब बच्चों को पता होगी, सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते हैं सेक्शन 149 कान कटक जाएंगे हमारे। सब सेक्शन 4 में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया कि कौन कौन पर्सन एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। क्या बोल दूं इसकी क्वालिफिकेशंस कहां लिखी गई हैं? 4 में। पक्का? 149 सेक्शन 5 के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन यहीं पे 6 में हम क्या करते हैं, इसमें क्या बोल दूं, इसकी डिक्लेरेशन देता है। डिक्लेरेशन मेड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या कि सर जो भी कंप्लायंसेस 149 सबसेक्शन 4 में थे वो सारे की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने फॉलो कर दी है और मैं एलिजिबल हूं एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए। तो जो डिक्लेरेशन देगा, जो स्टेटमेंट देगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, वो वाली स्टेटमेंट जो कहां देगा 149 सबसेक्शन 6 में, वो स्टेटमेंट, वो डिक्लेरेशन भी हम कहां डाल देंगे? बोर्ड रिपोर्ट। पक्का? 5 पॉइंट एक बार दोबारा से। पहला पॉइंट वेब लिंक, दूसरा पॉइंट हमारी मीटिंग्स, तीसरा पॉइंट हमारा क्या डीआरएस, चौथा पॉइंट हमारा क्या फ्रॉड रिपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाएगी, पांचवा पॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन 149 सेक्शन 6। पक्का रिटेन हो रहे हैं? 6th ये ई पॉइंट, ये क्या बोलता है? सबने एक चीज सुनी होगी लास्ट क्लास में भी मेरी, मतलब लास्ट क्लास नहीं लास्ट चैप्टर में भी, सेक्शन 178 सब बच्चों ने सुना होगा मेरे से, वरना सबने एक चीज सुनी होगी, नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी। सुना था मेरे साथ? एनआरसी। अब एनआरसी क्या बोलती थी? एनआरसी बोलती थी नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी क्या करेगी, एक रेमुनेशन पॉलिसी बनाएगी, या फिर बेसिकली हमने एक चीज पढ़ी थी, दो बातें होंगी इसकी। एक तो ये डिटरमाइन करेगी क्राइटेरिया, डिटर्मिनेशन ऑफ क्राइटेरिया। सर कैसा क्राइटेरिया? फॉर इंडिपेंडेंस, क्वालिफिकेशन एंड पॉजिटिव। सब बच्चों को याद आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से रिटेन करवाया था। पॉजिटिव एट्रीब्यूट किसका? ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ, और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजमेंट के पढ़ा था ना, सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज। तो एक तो डिटरमाइन करेगी क्राइटेरिया इनका, दूसरा सर रेमुनरेशन पॉलिसी। क्या बोल दिया? पहला तो डिटर्मिनेशन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस एंड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, डायरेक्टर्स का पॉइंट वगैरह होने का। दूसरा क्या है? रेमुनरेशन। इतना समझ में आ रहा है? पक्का? अब हम बोल रहे हैं कि सर ये दोनों चीजों को ना सेक्शन 178 सब सेक्शन 1 का नाम देके हम क्लोज ई के अंदर या फिर 6th पॉइंट के अंदर बोल लो, हमें डालना है। पक्का? चलो एफ पॉइंट या 7th नंबर पॉइंट कुछ भी बोल लो, कंफ्यूज नहीं होना, तो आपके उस सीक्वेंस से भी चलता रहेगा इसमें। अब हम बात क्या करेंगे इसमें, एक चीज आपने सुनी होगी, ऑडिट होता है। सर ऑडिट कंपनीज एक्ट में 3 तरीके से, मैं बोल सकता हूं 4, दिख रहा है सब बच्चों को? एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक सेक्रेटेरियल ऑडिट, एक कोस्ट ऑडिट, एक इंटरनल ऑडिट। जब हमारा ऑडिट होता है तो कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ नेगेटिव रिमार्क भी ऑडिटर देता है। जरूरी नहीं है हर बार, बट जनरली दे देता है। तो जो क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव रिमार्क ऑडिटर के द्वारा दिए गए थे, तो क्या मैं बोल सकता हूं इन लोगों ने इस ऑडिट में कोई क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, ओबी लिख रहा हूं, या नेगेटिव रिमार्क दिए थे? इसके ऊपर सब बच्चों ने एक चीज सुनी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं,
या फिर अपने ओपिनियन या कमेंट बोल सकते हैं, वो कौन देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं। एक्सप्लेनेशन देंगे, ओपिनियन कमेंट्स वगैरह देंगे, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब भी ऑडिट हुआ था, उस ऑडिट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जब भी अपने ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन के ऊपर अपने कमेंट दिए हैं, अपने एक्सप्लेनेशन दी है, अपने ओपिनियन दिए हैं, ओपिनियन नहीं बोलूंगा मैं, वो गलत होगा, एक्सप्लेनेशन या कमेंट दिए हैं, तो उसको जो एक्सप्लेनेशन या कमेंट दिए उसको कहां डाल देंगे? एज अ पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दिए हैं तो अपनी रिपोर्ट में डालो ना कि हमने ऐसा किया है, ये काले कारनामे किए थे। तो क्या सारे ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट में आया था वो? सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर की में तो डालेंगे, सेक्रेटरी ऑडिटर की में भी डाल देंगे। सेक्रेटरी ऑडिटर की रिपोर्ट किस फॉर्म में आती है? MR3। किस सेक्शन में आती है? 204। यहां दिख नहीं रहा होगा बच्चों को नीचे, तो 204 लिख लेने हैं, 204। अच्छा सर कोस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं, CRA3 CRA4 आई गेस फॉर्म में आती है, बट वो हमारा नहीं करना। इंटरनल ऑडिटर की वो भी नहीं करना। तो सिर्फ दो के बारे में बोला गया बोर्ड रिपोर्ट में डालना है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सेक्रेटरी ऑडिटर। पक्का? डन। पॉइंट हो गए हमारे 7। आगे बढ़ते हैं। G पॉइंट बोल लो या 8th पॉइंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, सेम बात है। इसमें क्या बोला गया है? एक आपने ना सेक्शन सुना होगा, बस लिखते ही ना बच्चों कान खटक जाएंगे, ये तो सबको पता होगा, नालायक से नालायक बच्चे को भी पता होगा। इंटर कॉर्पोरेट लोन में सारा दिया गया, हाँ, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी। अच्छा मेन बात कही है, सिक्योरिटी वर्ड नहीं दिया गया, बट फिर भी मैं इंप्लाइड मान लूंगा कि ठीक है सिक्योरिटी भी होगा इसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट गारंटी और सिक्योरिटी। जो 186 में कोई ऐसा कुछ किया गया है ड्यूरिंग द ईयर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका भी डिस्क्लोजर देंगे। H पॉइंट मान लीजिए या 9 पॉइंट मान लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? वाह, सेक्शन 188 सब बच्चों को पता लग गया होगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी अरेंजमेंट की गई है 188 सबसेक्शन 1 के अंदर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो सिंपल सोबर मान के चलो वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट को हमें कहां डालना है? बोर्ड रिपोर्ट में। तो क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट्स जो भी हमारी हुई थी तो उसको कहां डाल दो सर? पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। बात आ रही समझ में? 9 पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट करके फिर एक बार रिवाइज करेंगे सारे पॉइंट्स को। 10th पॉइंट या फिर आई, ये तो लड्डू सा है, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, बोलते तो स्टेटस या पोजीशन ऑफ कंपनी अफेयर, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स मतलब पोजीशन, स्टेटस, क्या चल रहा है सर, कैसा है, सही है कि नहीं है, फेयर है कि नहीं है, एडुकेट है कि नहीं है। ठीक है, दोबारा से सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया था? सबसे पहला पॉइंट क्या था? वेब लिंक। दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ मीटिंग। तीसरा पॉइंट DRS। चौथा पॉइंट जो CA बोल सकते हैं, एक्सीडिंग 1 करोड़, जो रिपोर्टिंग हम कॉर्पोरेट उसके सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करते, यानी लेस देन 1 करोड़ वाली। देन उसके बाद 5th पॉइंट अगर मैं बात करूं, उसमें हमने क्या किया था सर? 5th पॉइंट हमने किया था ID जो डिक्लेरेशन देगा। 6th पॉइंट NRC के अंदर जो डिटर्मिनेशन ऑफ, बेसिकली हम डिटरमाइन द क्राइटेरिया करते हैं, रेमुनरेशन पॉलिसी वाला। 6th पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट ऑब्जर्वेशन या एडवर्स रिमार्क, नेगेटिव रिमार्क के ऊपर अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन, ओपिनियन दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। और 8th पॉइंट अगर मैं बात करूं, हमने क्या किया? इंटर कॉर्पोरेट लोन। 9th पॉइंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स। 10th पॉइंट स्टेट ऑफ द कंपनी अफेयर। ध्यान से, अगले वाला आपको ना सब बच्चों को आता ही होगा एडवांस में, बट आता है नहीं आता है, मेरा काम है, मुझे करवाना है। J पॉइंट, यस, J पॉइंट, ठीक है। एक आपने ना चीज सुनी होगी, हम डिविडेंड देते, देखो ये कंपनी का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, अभी मैं ग्रोस प्रॉफिट और वहां बात नहीं कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट आया या ग्रोस प्रॉफिट आया, माइनस क्या कर दिया? टैक्स, क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में से एक चीज आपने सुनी होगी, माइनस जो हम ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व की तरफ या स्पेशल रिजर्व, अभी मैं स्पेशल रिजर्व पे नहीं जा रहा हूं, माइनस जनरल रिजर्व में जो अमाउंट आपने, अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया? अमाउंट फॉर जनरल रिजर्व। देन जो अमाउंट बचा वो हमारा क्या है?
डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड। अभी मैं रिटेन्ड अर्निंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं कि इसमें से जो आएगा उसमें से रिटेन्ड अर्निंग का निकाल दो, फिर जो अमाउंट बचेगा वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड। ठीक है, अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमें देना है डिविडेंड। अब ये जो अमाउंट आपने एज अ रिजर्व के लिए, जनरल रिजर्व के लिए निकाला है, अमाउंट एज एनी रिजर्व, अच्छा वर्ड देखो मेरे से गलती होगी, या जनरल रिजर्व मान लो या स्पेशल रिजर्व, यानी एनी रिजर्व, जो भी अमाउंट आपने निकाला है एनी रिजर्व के लिए, किसी भी रिजर्व के लिए, उसको हम डाल देंगे यहां। अगला पॉइंट ही मैंने आपको आंसर दे दिया पहले ही, क्या जो अमाउंट आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड आप दोगे वो अमाउंट, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड। 12 पॉइंट हो गए। 13 पॉइंट, ये एल वाला पॉइंट मान लीजिए आप, एल ये क्या बोलता है, ध्यान से इस वाले पॉइंट को ध्यान से करना है। एक बात बताओ मुझे सारे बच्चे, इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं, 13 पॉइंट या एल पॉइंट। देखो जो हमारी बोर्ड रिपोर्ट बनती है, जो हमारे पीएनएल बनता है, जो बैलेंस शीट बनता है, जो एओसी 4 बनता है बेसिकली, या फिर एमजीटी 7 बनता है, आज 31 मार्च 2021, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये है 1 अप्रैल 2020। इस पिछले एक असेसमेंट ईयर का, इस साल, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, हमारी लास्ट डेट ऑफ एजीएम होती है एक तरह से, और इसके 30 दिन में हम एओसी 4 देते हैं, उसके अगले 30 दिन में हम एमजीटी 7 देते हैं। सर ये जो हम यहां जो मीटिंग होगी, इसमें जो हम रखेंगे, बोर्ड रिपोर्ट रखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखेंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट रखेंगे, बट जो ये रखेंगे ये कहां का होगा, अप टू 31 मार्च तक का जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं उसके बेस पे रखेंगे। तो ये 120 दिन के अंदर आप जो स्टेटमेंट कब रख रहे हो, अब। अरे भाई अगर 6 महीने का तो बहुत लंबा टाइम है, अगर इस बीच में कोई भी मटेरियल चेंज अगर कंपनी में आ गया, मान लो इस 180 दिन की बात मैं कर रहा हूं, इस 180 दिन में मटेरियल चेंज कंपनी में आ गया, या फिर कोई भी कमिटमेंट कंपनी ने कर दी जिसकी वजह से हो सकता है कंपनी को क्या हो, फाइनेंशियल, क्या बोल रहा है सर, पोजीशन अफेक्ट हो, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन हो, फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो सर, अफेक्ट हो। क्या बोल दिया मैंने, इस 180 दिन में, या फिर मैं बोल सकता हूं जब तक आपने फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद, और जब आप ये क्या कर रहे हो, बोर्ड रिपोर्ट दे रहे हो, उस दिन तक, इस टाइम पीरियड के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर, जो भी एग्जैक्ट 180 डेज तो नहीं होगा क्योंकि आप रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करोगे तो उसमें, तो इस ड्यूरेशन के अंदर कोई भी आपने मटेरियल चेंज किया है, कोई भी आपने कमिटमेंट की है जिसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट हो सकती है, तो इस टाइम पीरियड की ये जो फाइनेंशियल, जो ऐसी कोई चीज हुई है, ऐसी एक्टिविटी हुई है, उसको भी आप डाल। पक्का पक्का समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा लगता है ये पॉइंट डालना चाहिए आप लोगों को। 14th पॉइंट, एम पॉइंट बोल देंगे इसको, मूल में एम, 14 पॉइंट और एम। ये क्या बोलता है, ये ना आप वैसे पढ़ोगे, इन डेप्थ पढ़ोगे, कहां पढ़ोगे, रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट, रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल्स। माना दो चीजें पढ़ोगे आप, एक तो ये रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल्स, पहली चीज तो क्या पढ़ोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्निकल एब्जॉर्प्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन, वेट फॉर अ व्हाइल, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन है, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन, एंड द लास्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज
अर्निंग या आउटगो। क्या बोल दिया मैंने? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग या आउटगो। सर डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे रूल 8 में। फिलहाल के बस मैंने आपको बता दिया 3 फैक्टर भी आपको डालने हैं। क्या क्या बोल दिया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग या आउटगो। 15वां पॉइंट, एन पॉइंट। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था 2 बातें बोलता है रूल 8, दूसरी बात मैं शफल नहीं कर रहा हूं, ठीक है, दूसरी बात अभी बोलेंगे। पहली बात तो हमने ये रूल 8 ने मतलब काफी सारी बातें बोलता है जो 134 के अंदर भी कॉमन है और रूल 8 के अंदर भी कॉमन है, वे मैं बात कर रहा हूं अभी। पहली चीज जो कॉमन है वो क्या है? कंजर्वेशन वाली। दूसरी चीज अभी मैं बताऊंगा एन वाले पॉइंट के बाद, ओ पॉइंट में मैं बताऊंगा बेसिकली आपको। ओ में भी नहीं बताऊंगा, पी पॉइंट में बताऊंगा मैं आपको। एक आपने पढ़ा होगा रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। सर ये तो सैबी में पढ़ा था, पागल बना रहे हो, यहां नहीं पढ़ा था। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहां नहीं पढ़ा था। बट एक चीज भी मैंने आपको बताई थी, कंपनीज एक्ट में रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना जरूरी नहीं है, नॉन मैंडेटरी, बट एज पर सैबी रेगुलेशंस है। पढ़ा था रेगुलेशन 21 में। अब मैं यहां बात करूं तो यहां एक चीज बोली जाती है, ऑडिट कमेटी ही रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को कवर करती है। तो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज कौन बनाएगा? जनरली ऑडिट कमेटी। तो हम बोल देंगे जो भी हमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को यहां डाल देंगे। लेकिन 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 अमेंडमेंट आई और क्या ये चीज इंसर्ट की गई, इस रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी का जो कंटेंट होगा ना, वो मेनली क्या इसके अंदर डालेंगे? एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब जनरली क्या? वो फैक्टर्स, वो चीजें जो हमारी कंटिन्यूटी को अफेक्ट करें, बिजनेस की कंटिन्यूटी को अफेक्ट करें। क्या बोल दिया मैंने आपको? रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाएंगे, उसके अंदर क्या है? एलिमेंट ऑफ रिस्क को डालेंगे। वो सारे फैक्टर्स, वो सारे एलिमेंट्स कि जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क हो सकता है, उसकी कंटिन्यूटी, बिजनेस एग्जिस्टेंस, गोइंग कंसर्न, जो गोइंग कंसर्निटी है वो अफेक्ट हो सकती है। बात आ रही समझ में? पक्का? केस है। तो 16th पॉइंट, कुछ मिसिंग तो नहीं कर दिया मैंने बीच में पॉइंट नंबर में? 12 नंबर पॉइंट ये है, 13 पॉइंट ये है, 14 ये है, 15 ये है, 16 नंबर पॉइंट। अब हम यहां बात करेंगे तो 18 क्लोजेस थे हमारे बेसिकली, मैंने 17 नहीं 18 क्लोज होने थे। ओ पॉइंट, इसमें क्या बोल दिया? डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन बाय द कंपनी ऑन सीएसआर इनिशिएटिव। तो यहां सीएसआर का कंपोजिशन की बात नहीं की जा रही है, मैं बोल दूंगा एक तरह से सीएसआर पॉलिसी को डाल देंगे। जो भी इनिशिएटिव लिए हैं आपने वो सारी चीज डाल देंगे। मैं ध्यान से कंपोजिशन की बात नहीं की जा रही, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सीएसआर का कंपोजिशन भी डालते हैं कमेटी का। कंपोजिशन यहां नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको दिखाया था ना रूल 8 ऑफ सीएसआर रूल्स, तो वहां पढ़ेंगे। कंपोजिशन वहां कहां पढ़ेंगे? उसमें, उसकी वजह से डालना है वो हमें। यहां क्या बोल रहे हैं? सीएसआर पॉलिसी को डाल दो आप उठा के। बात आ रही है समझ में? 16 रेगुलेशन हो गई। आप बोलोगे सर 5-5 को रिवाइज करवा रहे थे, लास्ट 7-8 है, इनको एक बार में करवा देंगे इकट्ठा, और 10 वो पहले कर ली थी रिवाइज। 17 पॉइंट बोल लो या पी पॉइंट बोल लो, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा रूल 8 ही बोलता है। बोल रहा था ना 2 बातें बोलता है हमारे यहां जो कॉमन है। रूल 8 ऑफ कंपनी अकाउंट्स रूल्स 2014 क्या बोलता है? एक वर्ड ध्यान से सुनना, मुझे लगता है कि अपना एग्जाम में आ जाए। फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन। क्या बोलता है? फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन। तो ये वैसे तो देखने में सबको करवाना चाहिए, बट जो मैंडेटरी है वो किसके लिए जरूरी है? फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज, फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज प्लस अदर पब्लिक, सिर्फ वर्ड है पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल। कितनी है सर? ₹25 करोड़ और मोर। 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऐसी पब्लिक कंपनी या फिर सारी लिस्टेड कंपनीज, उनको अपना फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन करवानी पड़ेगी। इसका मतलब किस किस की? इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी सारे डायरेक्टर्स की एक बार में, कि पूरे एज अ बोर्ड आपने क्या काम किया, परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, उसके बेस पे आपको प्रमोट किया जाएगा, आपकी रेम्युनरेशन डिसाइड की जाएगी। देन इट्स कमेटीज,
पढ़ा था सबने, कमेटीज में भी इवेल्यूएशन होगी, इट्स कमेटीज, कमेटी, सब कमेटी, और लास्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स। पक्का पक्का? अच्छा, यहां क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के भी बोल दूं? हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी मान लो इंडिविजुअल डायरेक्टर में, तो वो भी आएगा। तो तीनों की करवानी है, एंड वर्ड है तीनों की। फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन, लिस्टेड कंपनीज या अदर पब्लिक कंपनी, जो बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनी है 25 करोड़ या उससे बड़ी पेड कैपिटल है, तो उनको अपने डायरेक्टर्स की, अपनी कमेटीज की, अपने इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की क्या करवानी पड़ेगी? फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन करवानी पड़ेगी। जनरली आउटसाइडर्स आते हैं इसको करने के लिए, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे आउटसाइडर्स इसको करके जाएंगे। इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी आप करवा सकते हो, ठीक है, जनरली तभी ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे ना आप ऑडिट के अंदर जब सेक्रेटरियल ऑडिट मेरे साथ पढ़ोगे, तो वहां भी आप ऐसा ना बहुत सारे वो कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे कि ऐसे इवैल्यूएशन करवाना, तो वो कॉन्सेप्ट्स वहां भी आप देखने के लिए आपको मिलेगा। मतलब गवर्नेंस हुआ, डीडी हुआ, ये पेपर काफी हद तक, और वहां से फंडिंग हुआ। जब आप तीनों पेपर अगर एक फैकल्टी से पढ़ोगे तो उसका ना आपको एक बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा कि वो चीज कहां हुई है, कहां वो चीज का हमें कैसे रेलेवेंट करना है, कैसे उसको लिंकअप करना है, तो बेनिफिट रहेगा उस चीज का। तो लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट पॉइंट मैं बोल सकता हूं, क्यों? अब ये बोलता है सच अदर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कहां? रूल्स वगैरह में। और वो रूल्स मैंने आपको बता दिया, प्रिस्क्राइब 4-5 तरीके के रूल। डन? चलो एक बार रिवाइज करते हैं 18 के 18 पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट वेब लिंक, दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ मीटिंग्स, तीसरा पॉइंट डीआरएस, चौथा पॉइंट फ्रॉड जो हम सीजी को नहीं देते, पांचवा पॉइंट अगर मैं बात करूं आईडी की डिक्लेरेशन 149 सेक्शन 6 में, छठा पॉइंट एनआरसी ने जो डिटरमाइन किया क्राइटेरिया या फिर रेमुनरेशन पॉलिसीज, सातवां पॉइंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट पे जो ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन पे जो ओपिनियन दोगे आप, अपने एक्सप्लेनेशन दोगे आप, वो डालेंगे इसमें। देन आठवां पॉइंट इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट 186 वाला, 188 वाला नौवां पॉइंट, 10वां पॉइंट स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, 11वां पॉइंट बेसिकली आप क्या बोल दोगे, जो ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व्स को, एंड देन हमने क्या बोला, देन उसके बाद हमने क्या बोला, 12वां पॉइंट हमने बोला डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड, एंड देन 13वां पॉइंट हमने क्या बोला, मेनली जो गैप होगा 180 डेज, बेसिकली जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो और जब आप बोर्ड रिपोर्ट दे रहे हो, इस बीच के गैप में कोई भी मटेरियल चेंज या कमिटमेंट्स की हैं आपने। 14वां पॉइंट हमने बोला रूल 8 के अंदर, जैसे हम कंपनीज अकाउंट रूल्स में दो बातें होंगी, पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग्स एंड आउटगो। 15वां पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज जो आप बनाओगे उसको डाल दो, उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है जो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस को अफेक्ट करता है। 16वां पॉइंट सीएसआर पॉलिसीज बेसिकली आपने किस तरीके से बनाई, कहां इन्वेस्ट किया, उसको डाल दो। रूल 8 की जो दूसरी बात थी जो मैं आपको बता रहा था, फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशंस, किसको? अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, अपनी कमेटीज की, अपने इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की हम डाल देंगे। लिस्टेड कंपनीज या ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, अदर कंपनी, पब्लिक कंपनी 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, और अदर मैटर जो एज में भी। डन? उम्मीद है सबने एंजॉय किया इसको, बट अभी खत्म नहीं हुआ, कहां जा रहे हो? तो इधर देखो सारे पॉइंट वही हैं, डीआरएस है, फ्रॉड है, डी है, ई है, एक्सप्लेनेशन देनी है जो ऑडिटर्स को इन इज रिपोर्ट, कंपनी सेक्रेटरी अपनी प्रैक्टिस सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में MR3 में देगा। देन अगला पॉइंट जी पॉइंट 186 वाला, एच पॉइंट 188 कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट्स, आई स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर, जे पॉइंट अमाउंट्स जो कैरी फॉरवर्ड किया रिजर्व्स के अंदर, के पॉइंट्स बाय वे ऑफ डिविडेंड जो हमने दिया, रिकमेंड बाय वे ऑफ डिविडेंड, आई पॉइंट, आई जे के एल पॉइंट, सॉरी एल पॉइंट मेटेरियल चेंजेस और प्रोपोजिशंस जो अकर्ड हुए बिटवीन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी टू विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट्स एंड द डेट ऑफ द रिपोर्ट। एम पॉइंट रूल 8, वही रूल 8 किसका? ऑफ कंपनी अकाउंट्स रूल्स, और उसने क्या बोला? कंपनी अकाउंट रूल्स के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग्स एंड आउटगो। अब ऐसे ही रूल 8 मैं बोल दूं, पहले यहां आ जाओ रूल 8 पे, वो मैंने आपको बोला था इनके ऑफ लिस्टेड कंपनीज और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो रूल 8 ऑफ कंपनी अकाउंट रूल्स फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन करनी है किसकी? उसके अपने बोर्ड की, यानी सारे डायरेक्टर्स की, कमेटीज की और इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की हैज बीन मेड। उस बीच में हमारा रह गया था रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे एलिमेंट ऑफ रिस्क को जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ओपिनियन है जो एग्जिस्टेंस को यानी कंटिन्यूटी को अफेक्ट करेगा। सीएसआर पॉलिसीज को डाल देंगे, और सच अदर पॉइंट्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। उम्मीद है सबने एंजॉय किया 18 के 18 पॉइंट। अभी देखो ध्यान से, प्रोवाइडेड दैट, क्या बोल दिया? प्रोवाइडेड दैट
where the disclosures referred to in this subsection have been included in the financial statement. सर जो डिस्क्लोजर्स हमने ऊपर दिए हैं अगर वो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल दिए थे, वो सारे डिस्क्लोजर्स अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में OC4 वगैरह में डाल दिए हैं तो उनको दोबारा से सच डिस्क्लोजर शैल बी रेफर्ड टू बी इंस्टेड ऑफ बीइंग रिपीटेड इन द रिपोर्ट. दोबारा से डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट रेफर कर दो कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल दिया, ये पॉइंट करके डाल दिया, सर उस सब पॉइंट में डाल दिया है, उसको दोबारा से रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है. तो मैं क्या बोल दूं, एमसीए भी चाहता है कि आप रिपीटेशन मत करो. MGT 9 हटाया, यहां भी बोल दिया अगर आपने सेम पॉइंट वहां डाल दिए थे तो यहां रिपीट मत करो, उसकी रेफरेंस दे दो बस. ठीक है, आगे 3A पॉइंट आया नया, सेक्शन सबसेक्शन 3A, और वो क्या बोलता है सबसेक्शन 3A, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एब्रीज्ड बोर्ड रिपोर्ट बना सकती है. क्या एब्रीज्ड बोर्ड रिपोर्ट बना सकती है किसके लिए सर, 1% कंपनीज के लिए और स्मॉल कंपनीज के लिए एब्रीज्ड बोर्ड रिपोर्ट बना सकती है. क्या एब्रीज्ड बोर्ड रिपोर्ट मतलब मैं बोल सकता हूं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट, सारे नहीं, कुछ जो जरूरी है बस वो आप रिपोर्टिंग कर दो उसका. जैसे इंडिपेंडेंट एक्टर वाला स्मॉल कंपनीज को 1% कंपनीज को जरूरी नहीं है तो आप उसकी रहने दो, उसका कंप्लायंस करने की क्या जरूरत है, उसको हटा दो. या जो है उनको भी और भी रिलैक्सेशन, मैं बोल सकता हूं फॉर्मल एनुअल रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट को हटा दो, तो उनके लिए रिलैक्सेशन कम कर सकती है, रिलैक्सेशन दे सकती है. तो अगर कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे. उम्मीद है सबने सेक्शन 134 से सेक्शन 3 को अकॉर्डिंग बोर्ड रिपोर्ट अच्छे से कर ली. एक मिनट के लिए इसको रीड करो, फटाफट रीड करो इसको. चलो मैं स्टार्ट करता हूं. DRS, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. मैं इतना बोल सकता हूं, हो सकता है एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए. व्हाट आर द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. और एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये DRS है ना, अलग से एनुअल रिपोर्ट के अंदर ना एक अलग से इसका कॉलम भी होता है DRS का. ठीक है, अगर आप एनुअल रिपोर्ट, अगर मैं बोल रहा हूं रिटर्न नहीं रिपोर्ट, अगर आप बनाओगे तो उसके अंदर एक अलग से एनुअल DRS का कॉलम भी होता है. तो या तो आप वहां डाल दो तो इन पूरा प्रॉपर और उसको रेफर कर दो, या फिर आप बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डाल के दो. ठीक है, ध्यान दो उधर. डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 आप लोगों के सामने दिख रही है आप लोगों को. पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, जब हम अपनी एनुअल अकाउंट बनाते हैं ना, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ध्यान से. जब हम अपने एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं, कंपनी अपने एनुअल अकाउंट्स बनाएगी, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, तो डायरेक्टर क्या करेगा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम AS बोलते हैं. अब जो भी रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो हमारी कंपनी पे फॉलो होते हैं, उन सबको चेक करे क्या हमने वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लिया, इंश्योर करेगा कि हमने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लिया. ठीक है, अब हम बोल देंगे सर फॉलो कर लिया. इन केस अगर कहीं पे डेविएशन की है, कोई भी चेंज किया जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको मॉडिफाई किया है, तो पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे, रीजन देंगे कि सर क्यों हमने मटेरियल डिपार्चर किया है, क्यों हमने मटेरियल चेंज किया है उसके अंदर. तो डिपार्चर को लिख लो डेविएशंस. अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर चेंज किया है, जो ओरिजिनल थे उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज किया जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहे, तो क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहे हैं, वो चीज हो गया. पहली चीज समझ में आ रही है. तो इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, मतलब ठीक है बुक से स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लेते हैं, कहीं टिपिकल लगेगा तो मैं साइड में शॉर्ट नोट लिख देता हूं कि एनुअल अकाउंट बनाते टाइम पे व्हाइल द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, तो AS को फॉलो कर दिया और जो भी मटेरियल डिपार्चर किया उस पर एक्सप्लेनेशन. समझ में आ रहा है इतना? क्या मैं बोल सकता हूं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए भी जब हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो उन अकाउंटिंग, इसको हाईलाइट द वर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, डायरेक्टर हैड सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, सच अकाउंटिंग पॉलिसीज. क्या करेगा, पहली बात तो डायरेक्टर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज बहुत सारी में से सेलेक्ट करेंगे, हमारे को ये अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना है. समझ में आ रही है बात, फॉलो कर ली. देन उसके बाद डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अप्लाई करे, एग्जीक्यूट करे. और कहां अप्लाई करे, कहां एग्जीक्यूट करेगा, कंसिस्टेंटली, मतलब उसको अप्लाई करे कहां करेगा, कोई भी जजमेंट लेनी है, कोई भी एस्टिमेट्स लगाने, किसी भी चीज का डिसीजन लेना है, मैं अल्टीमेटली बोल सकता हूं, तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेट करना, फिर उनको फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना अपने डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, जिससे क्या हो, जो आपके अफेयर्स है वो क्या हो, ट्रू एंड फेयर व्यू समझ में सामने निकल के आए, और जो स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो क्या हो, ट्रू और फेयर हो.
एक बात सीधी सादी एक चीज समझ लो बस, जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं जो वो क्या हो, ट्रू और फेयर हो, ट्रू एंड फेयर व्यू दर्शाएं, और जो भी हमारा बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम इसके अंदर, ट्रू एंड फेयर व्यू दर्शाएं, और जो भी हमारा पीएनएल स्टेटमेंट्स हो वो भी अपना में क्या हो, करेक्ट हो। क्यों? क्योंकि इनके बेस पे ना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने का। हमारे पीएनएल के बेस पे ही लोग हमारे, मैं बोल सकता हूं स्टेक होल्डर्स हमारे को देखते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस चल रही है। तो जो भी हमारे स्टेटमेंट ऑफ बेसिकली स्टेट ऑफ अफेयर्स है कंपनी के, पीएनएल है, बैलेंस शीट है, प्लस जो भी बेसिकली हमारे जो भी फाइनेंशियल्स हैं वो सब एक सही तरीके से सही व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू दें, तो उस चीज के लिए जरूरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना। तो ईजी है, यहां लिख लो अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना, यहां लिख लो एएस को फॉलो करना, अपने आप याद आ जाएगा एग्जाम में। थर्ड पॉइंट, इतना टफ लैंग्वेज को ना रिटेन करते हुए, मैं टफ नहीं बोलूंगा, मतलब इतनी घुमावदार को ना रिटेन करते हुए, बस एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू सेफ गार्डिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी, प्लस फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, जो भी कंपनी को बचाएगा, प्रिवेंट करेगा और निकाल के देगा कि कहां फ्रॉड है, और अदर इरेगुलरिटीज को भी। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स to safeguard the assets of the company and prevention and detection of frauds and other irregularities of the company। और वो कैसे कर सकती हैं, प्रॉपर और सफिशिएंट केयर करके कि सर जो हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो सही जगह से प्रिजर्व किए हैं, सही जगह उनको कैप्ट किया है और सही तरीके से उनको बनाया गया है। प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर करो उनकी, बनाते टाइम पे एएस फॉलो किया था नहीं किया था, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की गई थी नहीं की गई थी, और अब फाइनली हम क्या बोल रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारी सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट्स होगा और अदर रेगुलेटरीज होगा। समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट को ऐसे भी याद रख सकते हो, फॉर सेफ गार्डिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनीज एंड प्रिवेंटिंग डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड्स एंड अदर इरेगुलरिटीज, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड to ensure that the accounting records are sufficient and adequate, या proper and sufficient care should be taken। Done? चलो, एक चीज आपने सबने पढ़ी होगी, गोइंग कंसर्न बेसिस पे अपने एनुअल अकाउंट्स को बनाएंगे। गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाएंगे, ड्यूअल एंट्री सिस्टम, तुमने पढ़ा होगा ना, सिंगल एंट्री नहीं डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करें। 4 पॉइंट हमारे हो गए। दोबारा से, जब हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे एएस को फॉलो किया है, कोई भी मटेरियल डिपार्चर है तो एक्सप्लेनेशन देंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करेंगे, कंसिस्टेंटली उनको यूज करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, जजमेंट के टाइम पे, सो दैट आप इंश्योर कर पाओ जो भी हमारे स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो ट्रू हैं, फेयर हैं, और वो सबको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। फिर हमने क्या बोला, सेफ गार्डिंग ऑफ द एसेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड अदर इरेगुलरिटीज को बचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सफिशिएंट केयर करेगा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो मेंटेन किए हो सही हो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते टाइम पे आप गोइंग कंसर्न बेसिस को ध्यान रखोगे, ड्यूअल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं बोल सकता हूं काफी हद तक, अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है, तो कंपनी अगर लिस्टेड है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उनकी ड्यूटी बनती है वो ले डाउन करेंगे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, आईएफसी। क्या करेंगे, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को ले डाउन करेंगे टू बी फॉलोड बाय द कंपनी एंड द सच इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आर एडुकेट एंड वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। दूसरा मैं क्या बोल दूं इसमें नीचे, सीएमएस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि वे प्रॉपर सिस्टम बनाए, डिवाइस्ड मतलब बनाएंगे एंड पुट इन प्लेस करेंगे प्रॉपर कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इंश्योर करे कि जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं सब हमने बेसिकली आइडेंटिफाई कर लिए हैं और सारे के सारे हमने एडुकेटली फॉलो कर लिए हैं। और ये ना कि सिर्फ बनाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी बनती है, ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हो या फिर हमारा कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम हो, बेसिकली वो एडुकेट है और ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली, एडुकेट और इफेक्टिवली ऑपरेट, ऐसे ऊपर वाले में एडुकेट और ऑपरेटली इफेक्टिवली। अब सवाल ये पैदा होता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जो ऊपर पढ़ा है वही तो सब कुछ है। देखो, पॉलिसीज और प्रोसीजर जो भी अडॉप्ट किया कंपनी ने, इंश्योरिंग द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सही तरीके से बिजनेस को करने के लिए, और किस चीज के लिए, पॉलिसी एंड प्रोसीजर को, एडहेरेंस टू द कंपनी पॉलिसीज, सेफगार्डिंग ऑफ इट्स एसेट्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को बोलते हैं, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ द, ठीक है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही सब कुछ। तो उम्मीद है सबको डीआरएस का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, गोइंग कंसर्न बेसिस, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के लिए बेसिकली ऑपरेट एडुकेट है और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का हमने पढ़ लिया, लिस्टेड कंपनी जो करना थे, और कंप्लायंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, और ऑल एप्लीकेबल लॉज को हम क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको डीआरएस का मतलब? उम्मीद है 5 मार्क्स के एग्जाम में आया तो 5 मार्क्स आ जाएंगे। अभी हम कर रहे हैं सर बात अदर सेक्शंस। अभी तो हमने ना, आओ इधर दोबारा से, मैंने आप लोगों को करवाया था ये, देखो
अभी तो हमने बात की इसकी, यानी 18 क्लोजेस कर लेते हैं, और यहां अभी बात आ रही है इन अदर सेक्शंस की। अभी तो 134 के अकॉर्डिंग बोर्ड रिपोर्ट के डिस्क्लोजर देख लिए, अभी अदर सेक्शन जो 4-5 सेक्शन है, सब सेक्शंस हैं, इनकी बात कर रहे हैं, ध्यान देकर। ऑल्दो सबको पता है, सब कुछ इजी सा है, कुछ नहीं, इसको अलग से मान के चलेंगे, इसको मैं अपने अगले एडिशन में अलग भी कर दूंगा। मैंने इंटेंशनली इसके साथ जोड़ा कि हर बच्चे का ध्यान जाएगा, और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं क्यों मैंने इसको जोड़ा और गलत लिखा, और इसको ठीक भी करना है, आज ही करूंगा ठीक। तो ध्यान से, कंसंट्रेशन लेवल 178 सबसेक्शन 4 एनआरसी, द बोर्ड रिपोर्ट शैल इंक्लूड ए पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द एनआरसी, रेम्यूनरेशन पॉलिसी करता था ना, डाल दो। डन। 149 सबसेक्शन 10, जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को दोबारा से अपॉइंट करते थे, रीअपॉइंट करते थे, तो एसआर पास होगा, तो वाली बात, रीअपॉइंटमेंट ऑन पासिंग ऑफ एसआर, तो वो डाल दो, वो फैक्ट भी बोर्ड रिपोर्ट में डाल दो कि सर इस डायरेक्टर को हमने क्यों दोबारा से रीअपॉइंट किया है, इसके पीछे पर्पस क्या है। सर उसकी फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन की जो बहुत अच्छी आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो इसलिए किया, तो वो डाल दो, रीजन डाल दो ना उसके। बात आ रही है ना समझ में। एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन डालनी थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, ये क्या डाल रहे हैं, क्यों हमने उसको दोबारा से रीअपॉइंट किया, उसका एसआर भी डाल दो, और क्यों किया वो भी डाल दो, रीजन। की पॉइंट 170 ऑडिट कमेटी पढ़ा था, ऑडिट कमेटी, यहां क्या डाल देंगे, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर की लास्ट क्लास में भी पढ़ा, चैप्टर नंबर 5 की कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, बच्चों वाली चीज है, आगे बढ़ते। प्रोवाइडेड टू सेक्शन 170 सर विजिल मैकेनिज्म, लास्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा था, विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर सुना है सबने, तो विसल ब्लोअर जो बेसिकली मैकेनिज्म बनाएंगे, उस मैकेनिज्म को भी डाल देंगे, डिटेल्स ऑफ द मैकेनिज्म सर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डाल देंगे, जो हमने विसल ब्लोअर बनाया, ये बेसिकली क्यों बनाया जाता था, टू प्रोटेक्ट द विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज को विक्टिमाइज किया जा रहा है, डायरेक्टर्स को, अब सैबी बोलता है डायरेक्टर्स को भी, यहां बात कंपनी लॉ में सिर्फ एम्प्लॉइज की, लेकिन सैबी में जब आप जाके विसल ब्लो पॉलिसीज पढ़ोगे ना, वहां डायरेक्टर्स की भी, और प्रोविजंस भी बनाएंगे, क्या, डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी, और जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी नहीं है उनमें डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। बात आ रही समझ में, पक्का, तो वही चीज बोला जा रहा है। तो विजिल मैकेनिज्म बनाने का जो है पूरी डिटेल्स डाल देंगे बोर्ड रिपोर्ट। 135 सबसेक्शन 2 सबको पता लगेगा, सीएसआर पॉलिसी, नहीं सीएसआर पॉलिसी नहीं, कंपोजिशन ऑफ सीएसआर, वहां क्या पढ़ा था, सीएसआर पॉलिसी, यहां क्या पढ़ रहे हो, सीएसआर कमेटी, दोनों को साथ मिला के पढ़ लो। देखो यहां क्या पढ़ा था, सीएसआर इनिशिएटिव जो बेसिकली हमने लिए हैं, यहां क्या लिख देंगे हम, सीएसआर, जो सीएसआर इनिशिएटिव लिए थे वो मैं बोल सकता हूं कि सीएसआर पॉलिसी, सॉरी यहां क्या पढ़ा है, सीएसआर पॉलिसी, और यहां क्या पढ़ रहे हैं हम, कंपोजिशन ऑफ सीएसआर, कंपोजिशन ऑफ सीएसआर, दोनों चीजों में समझ में आ रहा है डिफरेंस। तो अब गलती से भी गलत मत लिखाना एग्जाम में, 134 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सीएसआर पॉलिसी, ये क्या बोलता है, कंपोजिशन, ये तो हम ड्यूटी सेक्शंस पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में भी पढ़ा चैप्टर 5 की। और ये सर ये आपने लिख के ऐसा क्यों किया है, देखो ध्यान रखना, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया, और उसने हर सेक्शन में बोल सकता हूं 70% जगह, जहां भी कंपनी लॉ में 70% में जहां भी फाइन लिखा था पनिशेबल विद फाइन, उसको चेंज करके पनिशेबल विद फाइन की जगह उन्होंने क्या कर दिया, लायबल टू पेनल्टी। दैट मींस पहले क्रिमिनल सेक्शन थे, पहले ना फाइन को हम बोलते हैं क्रिमिनल है, और फाइन कौन लगाता है, स्पेशल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, स्पेशल कोर्ट फाइन लगाती है, और सेपरेट क्लास अगर आप मेरे साथ देखोगे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में मैंने इसकी ली भी है, पेनल्टीज कौन लगाता है, आरओसी, ये सिविल नेचर का। तो मैंने जनरली डीक्रिमिनलाइज्ड, तो उन्होंने फोकस किया है कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने डीक्रिमिनलाइज्ड करना, मतलब जो क्रिमिनलाइज सेक्शन थे, देखो कंपनीज एक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ क्रिमिनल एंड नॉन क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल बेसिकली, और कंपनीज एक्ट 2020 ने क्या किया है, बहुत सारे सेक्शंस को डीक्रिमिनलाइज्ड किया है। दैट मींस जो क्रिमिनल थे, जहां पनिशेबल विद फाइन एंड इंप्रिजनमेंट था, उसको लायबल टू पेनल्टी कर दिया। पेनल्टी इज अ सिविल एंड फाइन इज अ, अच्छा पेनल्टी कौन लगाता है, आरओसी, फाइन कौन लगाता है, सुप्रीम सॉरी स्पेशल कोर्ट। तो बहुत सारे सेक्शन में मोर देन 70-80 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जहां हमारा पनिशेबल विद फाइन की जगह लायबल टू पेनल्टी हो गया। सर देखो यहां था कंपनी, अगर आपने इस सेक्शन के अंदर डिफॉल्ट किया 134 सबसेक्शन 8 के अंदर, तो आप क्या हो, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 बट विच मे एक्सटेंड टू इतना। अब क्या हो गया, लायबल टू पेनल्टी, लायबल टू पेनल्टी ₹5 लाख। वाह भाई वाह, सर पेनल्टी शार्प कर दी, अप टू 5 लाख नहीं किया है, शार्प पेनल्टी कर दी, सॉरी 3 लाख, इट्स नॉट 5 लाख, इट्स 3 लाख, लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ ₹3 लाख। यस, वो फाइन था, अब क्या कर दिया पेनल्टी। अब पहले तो था मिनिमम 50 मैक्सिमम 25, अब क्या कर दिया, शार्प
3 लाख, अप टू नहीं है, शार्प 3 लाख। अच्छा, ऑफिसर के लिए क्या कर दिया, हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल, काट दिया, शैल भी नहीं काटा, मतलब पनिशेबल काट दिया बस। पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3, बकवास काट दी, सीधा क्या लिखता है, शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ एग्जैक्ट रुपीज 50 लाख नहीं 50,000 और इट्स पेनल्टी। तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया, लिबरल करते जा रहे हैं, लिबरल करते जा रहे हैं। क्यों ऐसा किया, कोई स्पेशल पर्पस कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज करने का? दुनिया ना कंपनी फॉर्म में बिजनेस करने में डरने लगी थी। छोटा सा नॉन कंप्लायंस क्रिमिनल ऑफेंस, ऑफिसर जेल में जाएंगे, भाई हम करते ही नहीं, हम कंपनी फॉर्म में हम छोड़ ही देंगे कंपनी फॉर्म में बनाना, हम पार्टनरशिप कर लेंगे। तो उस चीज को समझा, टैक्सेशन को माइंड में समझा, और मोदी जी ने क्या किया, ड्राफ्ट करवाया, सर इसको क्या करो, इमीडिएट बेसिस पे डीक्रिमिनलाइज करो। मोदी जी नहीं बोलूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर बेसिकली निर्मला सीतारमन ने क्या बोला, एमसीए के जो कॉर्पोरेट मिनिस्टर है, ये बोला इसको डीक्रिमिनलाइज करो, उसी टाइम पे कंपनीज बनने स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही एक ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे, समझ में आ रहा है सबको? तो ये अच्छा सर, ये हमारे ना तो मॉड्यूल में रिवाइज मॉड्यूल जो जून 21 के लिए है, और ना ही ये हमारे सप्लीमेंट के अंदर आया। देख लो चैप्टर 8 में जो सप्लीमेंट है, कहीं पे भी नहीं बोला गया, कहीं पे भी नहीं बोला गया, ये आएगा बस वो जो हम वहां पढ़ेंगे। तो सर अब करें क्या, आप हमें बताओ क्या करना चाहिए। देखो एक सच्चाई में आपको बता दूं, शायद आप समझोगे, ये अमेंडमेंट कब आई, ड्यू टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आई, इतना मैं बताता हूं कब आई, ड्यू टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट कब आई, 2020। अच्छा ऐसे ही ना मैंने चैप्टर 5 में एक टॉपिक छुड़वा दिया, कौन सा, CSR। अब बोलने को तो CSR जो मैंने अभी करवाया जून अटेम्प्ट के लिए तो वही है, बट आया तो वो भी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट की वजह से ही है अमेंडमेंट, बट वो जो इफेक्ट में आई है ना वो अमेंडमेंट, वो कब आई थी, जनवरी 2021 में। कब आई थी, 2021 में। तो मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, वो मैं जून अटेम्प्ट वाले बच्चों को नहीं बताना चाहता क्योंकि आपके माइंड में कंफ्यूजन होगी। दिसंबर वालों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ठीक है। अब ये वाली तो मुझे लगता है सर ICSI ने यहां कमी छोड़ी है, और उस मैं बोल सकता हूं उस गैप को, उस ब्रिज को मैं पूरा जरूर करूंगा। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट की वजह से ये अमेंडमेंट आई, डीक्रिमिनलाइज करना, लेकिन कब इफेक्ट में आया, विद इफेक्ट फ्रॉम 21 दिसंबर 2020। सर हम पढ़ते हैं 31 दिसंबर तक की सारी अमेंडमेंट आएंगी, तो ये क्यों नहीं डाली, ऐसे ही आगे भी आएगी अभी एक और, ये भी नहीं डाली। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये करे एग्जाम के लिए? देखो भाई मैं होऊंगा एज अ स्टूडेंट, मैं जरूर करूंगा। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप ये तो मत ही लिख के आना कि ICSI ने तो मॉड्यूल में नहीं किया है बट हमने ये पढ़ा है, ऐसे तो मत ही लिखना। प्रिजम्पशन ले लेना, ड्यू टू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट और विद इफेक्ट फ्रॉम 21 दिसंबर 2020 ब्रैकेट में डाल के, एंड द नाउ द पेनल्टी इज, अर्लियर इट इज फाइन बट नाउ दिस, क्योंकि ICSI ने क्लियर नहीं किया है, और एज पर लॉ, एज पर ICSI सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स वो बोलता है 21 दिसंबर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर फिर हमने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपकी बुक, देखो मैं बुक में कोई भी ऐसे प्रिजम्पशन नहीं ले सकता हूं जो पूरे इंडिया के बच्चों को परेशान करे। अब मैं लेक्चर में तो ले रहा हूं और आप लोगों को समझा भी पा रहा हूं, बट बुक में इतना सारा बोलना कि ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी, जून अटेम्प्ट के लिए जितनी भी अमेंडमेंट है उन सबको ना अपने रिविजन कम अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर डाल के सब लोगों को प्रोवाइड कर दूं। तो आज ये लेक्चर वैसे भी आप YouTube पे देख रहे हो, और तो मैं कोशिश यही रहेगी जो भी ऐसे प्रिजम्पशन भी हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता चलूंगा अपने रिवीजन लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलो इतना सबको समझ में आ रहा है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये कंटेंट हमारा हो जाएगा एज पर सेक्शंस, समझ में आया। अब रूल्स पे आएंगे, जो बोर्ड रिपोर्ट में हम कंटेंट डालते हैं एज पर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डालते हैं एज पर वेरियस रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट। तो 4 तरीके के रूल्स हैं। पहला रूल मैं बार बार बोल चुका हूं, कंपनीज अकाउंट रूल्स, रूल नंबर 8। 2 इसके पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने येलो कर रखा है, देखो फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन वाला डन, और एक इससे ऊपर वाला ये कंजर्वेशन वाला मैं बता चुका हूं। तो अभी हमें 3-4 पॉइंट ही इसमें पढ़ने हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। एक बात मुझे बताओ, जब हम बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं, बोर्ड रिपोर्ट बनाई किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को माइंड में रख के बनाएंगे? अगर मैं, मेरी सब्सिडरीज भी हैं, मेरी जॉइंट वेंचर कंपनीज भी हैं, मेरी एसोसिएट कंपनी भी है, तो सबको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे या स्टैंड अलोन लेंगे? वो तो हमारा काम है ना AOC 4 वगैरह में बनाना कंसोलिडेटेड। यहां क्या बोल रहे हैं सर,
आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस पे बोर्ड रिपोर्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? बोर्ड रिपोर्ट किस बेसिस पे? स्टैंड अलोन। तो सर उनका जिक्र ही नहीं करेंगे। हाईलाइट द परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस, जो हमारी सब्सिडरीज हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, एसोसिएट कंपनी, उनकी परफॉर्मेंस को भी हाईलाइट कर दो। देखो स्टैंड अलोन प्लस, सर हमारी ना इतनी अच्छी मेरी सब्सिडरी है, उसने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा रेवेन्यू किया है, इतना अच्छा CSR, उनकी परफॉर्मेंस को भी डाल दो। अच्छी है, गंदी है हमारी सब्सिडरीज, अच्छा काम करे, गंदा काम है, ठीक है, वो भी प्लस प्लस प्लस। ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना। एंड देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब सब्सिडरी का, एसोसिएट का और जॉइंट वेंचर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी के अंदर, मतलब कितना कंट्रीब्यूट किया है आपने। मेरे ने 10 रुपए कमाए तो कितना 1 रुपए मेरे बच्चे ने दिया, 1 रुपए किसने दिया, 1 रुपए किसने दिया, उन सबका कंट्रीब्यूशन भी बता दूंगा। ये नहीं कि मैं अपने 10 रुपए की इनकम को जो 7 मेरी खुद की है उसको भी मैं उनके साथ जोड़ के बता दूं। देखो 7 मेरी खुद की है, 5 आपकी है, 5 आपकी है, 5 आपकी है। मैं ये नहीं कि सबकी मिला के 15 और 7 मिला के मैं 22 की दूंगा इवैल्यूएशन, नहीं 22 नहीं, मैं 7 अपनी दूंगा। और आपके 5 रुपए से मुझे कितना फायदा हुआ? 1 रुपए का। मैंने आपके में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, उतना फायदा। मैंने आप में 1 रुपए की थी, 1 रुपए की थी, 2 रुपए की थी, जितना मेरे को वहां से निकल के आया वो, प्लस आपकी परफॉर्मेंस तो मैं बताऊंगा कैसे आया। भाई मेरा एक बच्चा अच्छा कर रहा है, एक बच्चा बुरा कर रहा है, एक बच्चा कैसे कर रहा है, टेस्ट में मैं सबका बताऊंगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि सबका इवैल्यूएशन करके मैं एवरेज कर दूं, नहीं, ये नहीं कि सबका, उसकी वजह से, उस बच्चे ने रैंक लिया, उसकी वजह से मुझे कितना नया बच्चा मेरे पास आया, उसकी वजह से कितना मेरे पास आया, नहीं उस बच्चे की वजह से, मेरे उस सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर की वजह से कितना मेरे अंदर को कितना कंट्रीब्यूट किया मेरे टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस में, वो डाल दूंगा। प्लस हाईलाइट कर दूंगा, इस बच्चे ने ये किया, इस बच्चे ने ये किया, इस बच्चे ने ये किया, ठीक है। ये नहीं कि सबको कंसोलिडेट करूं। पक्का समझ में आ रहा है? पहला। दूसरा क्या बोल रहा है सर, जो भी रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए ना हमारे, वो सारे की सारी ऑलरेडी वैसे तो कवर हो चुका है, कवर हो चुका है। क्या मैं बोल दूं ये वाला भी हम वहां पे लिखना चाहें तो रूल 8 लिख सकते थे। देखो, रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड शैल कंटेन द पर्टिकुलर द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी रेफर टू इन सबसेक्शन। सेम है वहां पे भी था बोर्ड रिपोर्ट में, AOC 2 में जाती है। पक्का? आगे बढ़ते। सर कंजर्वेशन वाला आपने बोला था कि डिटेल में करेंगे हम, रूल 8 में कर लो। फिर देखो इधर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये ना पॉइंट 2-3 पॉइंट में डिवाइड हो जाए। कंजर्व करना बेसिकली सेव करना, प्रिवेंट करना, रोकना और वेस्ट होने से बचाना एनर्जी को, यानी पावर्स मैं बोल सकता हूं, नॉट ओनली पावर, फ्यूल वगैरह सारी चीजों को, ठीक है। अब एनर्जी को कंजर्व करना है तो कितना हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, ध्यान से वर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऐसी मशीनरी में, ऐसे इक्विपमेंट में लगाना जो, देखो पहले मेरे पास है ना पुरानी बाइक थी, अब वो पुरानी बाइक मेरे को एवरेज दे रही थी सारी 20-25 की, राजदूत थी कोई ऐसी बाइक थी जो फ्यूल ज्यादा खा रही थी, और मेरे ना कंपनी का जो काम सामान मेरा आ रहा था, कोई बाइक छोड़ दो, कोई भी ऐसा व्हीकल था, और वो ना 100 रुपीज का पर डे का ऑयल लग रहा था। लेकिन अभी मैंने ना न्यू एक ऐसी वो ले ली, मतलब एक ऐसा व्हीकल ले लिया जो अब लग रहा है 35 रुपीज का। ऑल्दो इन्वेस्टमेंट मेरे को करनी पड़ेगी, बट वो डेली बेसिस का रेकरिंग नेचर का तो एक्सपेंस कम हो गया। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है ऐसे इक्विपमेंट में जो एनर्जी को कंजर्व करे, एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है वो भी डाल देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर क्या क्या आपने स्टेप लिए हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने के लिए, आपने उसके अलावा क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? सर कोई जरूरी है ऐसा, हमें काम करते हैं, हमें ना सेलर को ही बोल देता आप यहां भेज दो, जिससे क्या होगा, हार्डली प्रोडक्ट की 0.1 रुपीज कॉस्ट हुई, लेकिन वो फिक्स्ड कॉस्ट जो कैपिटल पे करनी थी वो तो बच गई, ठीक है। यूटिलाइजिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब तक आपने पेट्रोल यूज कर रहे थे, आपने ना कोशिश की कि पेट्रोल को ना यूज करके हम ऐसी रिक्शा वगैरह से सामान मंगवाना या कोई और अल्टरनेट सोर्स, CNG बेसिस व्हीकल स्टार्ट कर दिया आपने, उसमें लेस पड़ेंगे आपको रेट। इंपैक्ट दे रहा हूं, उसकी वजह से क्या हमें बेनिफिट मिला है, इंपैक्ट हुआ है उस चीज का, कितना फायदा नुकसान हुआ है। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, वही चीज है, टेक्नोलॉजी किसी ने आपने नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया है, एग्जिस्टिंग को एब्जॉर्ब किया, नई को यूज किया, क्या R&D, टेक्नोलॉजी का बात आते हैं माइंड में R&D वर्ड आएगा, देख लो। बट फिर भी एफर्ट्स मेड टुवर्ड द टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, क्या क्या आपने एफर्ट्स लगाए, यानी अब आपने इलेक्ट्रिसिटी की सोलर पैनल वगैरह यूज कर लिया, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन R&D, अब नई नई चीजों को कम पैसे में लेना, R&D करनी पड़ेगी। बेनिफिट्स डिराइव्ड R&D से कितना बेनिफिट हुआ है। इन केस ऑफ द इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी, इंडिया से बाहर कोई आपने मेट्रो रेल, मोनो रेल मंगवाई है, द डिटेल्स अबाउट द ईयर ऑफ इंपोर्ट, कितने ईयर के लिए आपने इंपोर्ट किया है वो टेक्नोलॉजी को, यानी मैं बोल सकता हूं फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, उसी टाइप की बात की जा रही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इंपोर्टेड, क्या कहां कहां आपने एब्जॉर्ब किया, कितने आपने एब्जॉर्ब किया टेक्नोलॉजी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज, एक्चुअल में बात की जा रही है कितना आया और कितना गया है, डन। अब है ना, ये अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस इक्विपमेंट में काम करते हैं तो उनके लिए एग्जाम्प्ट है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वहां हम ये सारी चीज डिस्क्लोज नहीं करेंगे गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन सारी गवर्नमेंट नहीं, जो सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट में काम कर रही है, ठीक है। ये मैं करवा चुका हूं फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन वाला,
ठीक है, लिख भी लेना फॉर्मूला एनुअल। अच्छा ये वाला पॉइंट ऑल्दो इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्या पता पूछ भी ले, बट ठीक है, कंटेंट बहुत सारा थ्योरेटिकल है बढ़ाने के लिए। इधर देखो ध्यान से, अब बोर्ड रिपोर्ट के अंदर और क्या चीज डाल देंगे, देखो वहां से पढ़ के आपको लगा सर इतना इजी तो है बोर्ड रिपोर्ट, नहीं, आप ये भी है और इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनी सेक्टर में पढ़ोगे, कहीं कहीं पे चुटकू 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 चीज मिल जाएंगे आपको जो बोर्ड रिपोर्ट में डालने की। ये देखो फाइनेंशियल समरी और हाइलाइट्स, आपकी ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल तो नहीं डाल सकते, अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, कुछ समरी डाल दो, उसके हाइलाइट्स डाल दो, की पॉइंट्स डाल दो, ये बेनिफिट हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई नेचर ऑफ बिजनेस का चेंज किया, आप मैन्युफैक्चरिंग में थे, आप सर्विस सेक्टर में भी एंटर कर गए, अब तक मैं टीचिंग में था, मैं बुक्स में था, मैं कोई नए सेगमेंट में एंटर कर गया, मैं कोई इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म भी मैंने बना दिया, कोई नया नेचर ऑफ चेंज ऑफ द बिजनेस किया मैंने। पहला पॉइंट फाइनेंशियल समरी, दूसरा पॉइंट चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, तीसरा पॉइंट बड़ा ध्यान से करना, डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स और की मैनेजरल पर्सन। सारे नहीं, सारे नहीं, वो तो हमने पहले दी थी डिटेल्स, वो जो अपॉइंट हुए इस साल या जो रिजाइन हुए, केएमपी या डायरेक्टर्स जो अपॉइंट हुए या रिजाइन हुए। ध्यान से, नेम ऑफ द कंपनी जो इस साल हमारी या तो बनी है या फिर सीज हुई है, सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट। बात आ रही ना समझ में, रिपीटिशन नहीं करूंगा, इजी सा है। तो जो जो सब्सिडरी बनी है, एसोसिएट बनी है और बेसिकली जॉइंट वेंचर बनी है, कब बनी है या हटी है, केएमपी अपॉइंट हुए, डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए, रिमूव हुए हैं, रिजाइन किया है या रिमूव किया है। डिटेल्स रिलेटिंग टू डिपॉजिट, ध्यान से इन दोनों वर्ड्स में, कवर्ड अंडर चैप्टर 5 सेक्शन 73 टू 76A, जो इनके अंदर डिपॉजिट्स हैं, सबने पढ़े हुए डिपॉजिट की डेफिनेशन, रूल 21C, कौन कौन से डिपॉजिट नहीं होते, उसके अलावा सारे डिपॉजिट होते हैं। तो बोला गया कि सर जो डिपॉजिट है हमारे और जिनको भी डिपॉजिट एक्ट लग रहा है, मान लेंगे, उनको भी डाल देंगे। डिटेल्स रिलेटिंग टू डिपॉजिट नॉट इन कंप्लायंस इन चैप्टर 5। देखो इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये निकल के आती है कि जो थे डिपॉजिट और हमने कंप्लायंस नहीं किया, पहली इंटरप्रिटेशन ये। दूसरी इंटरप्रिटेशन, पढ़ी लिखी इंटरप्रिटेशन, डिपॉजिट थे बट एज पर डिपॉजिट एक्ट वो हमारे एग्जम्पशन लिस्ट में आ गए। कौन सी ज्यादा सही लग रही है? देखो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है, जो डिपॉजिट है और जिन पे चैप्टर 5 नहीं लग रहा, दैट मींस डिपॉजिट है जिन पे चैप्टर 5 नहीं लग रहा, जो एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आ गए हैं तो डिपॉजिट, पर जिन पे चैप्टर 5 नहीं लग रहा, तो वो, तो चैप्टर 5 लग रहा है डिपॉजिट वो भी, जिन पे नहीं लग रहा बट वो डिपॉजिट है वो। डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल ऑर्डर्स, जो इंपॉर्टेंट या मटेरियल ऑर्डर्स पास, अच्छा ये कंपनी के ऑर्डर नहीं, रेगुलेटरी यानी आरओसी ने, कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने, एनसीएलटी ने, जिसकी वजह से हमारे गोइंग कंसर्न स्टेटस पे या कंपनीज के ऑपरेशंस पे फ्यूचर में आज कोई भी अफेक्ट आ रहा है, कोई भी ऑर्डर्स पास किए गए हैं और वो इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से अफेक्ट आए हमारे गोइंग कंसर्न स्टेटस। एडुकेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता देंगे डिटेल्स, ठीक है, क्या क्या वो पूछे पढ़ चुके आज को। अब ये कुछ नहीं है, ये पढ़ते रहना, मतलब बेसिकली अभी अमेंडमेंट आई थी, अभी का मतलब अभी नहीं, लास्ट मार्च में मतलब 2020 मार्च में आई थी अमेंडमेंट, येलो वाली। डिस्क्लोजर एज टू वेदर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट ऑडिट अकाउंट रिकॉर्ड्स स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 148, कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ते हैं रिकॉर्ड्स को, इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी एंड अकॉर्डिंगली सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर मेड मेंटेन। ध्यान देंगे क्या जो क्लास ऑफ कंपनीज 148 सबसेक्शन 1 में बताई गई हैं, कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज, क्या उन वो क्लासेस ऑफ कंपनीज में से हम फॉलो करते हैं? पहली बात तो ये, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं तो ही हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा ये वाला, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हूं, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट उनको ही करना पड़ता है। तो जो उनको अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करने थे, कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड मेंटेन करने थे, सारी कंपनीज को नहीं, कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज जो प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं, तो अगर मैं उसमें फॉलो करता हूं और क्या मैंने अपने अकाउंट्स उस तरीके से प्रिपेयर कर लिए जो उस सेक्शन में बताया गया है, तो बोर्ड रिपोर्ट उसमें डाल देगी कि हाँ सर मैंने कर लिए, एडुकेटली कर लिए, नहीं किए। फिर क्या बोला गया है, ये बात वही आ गई, पोर्श एक्ट, स्टेटमेंट दैट द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू, ध्यान से अंडरलाइन द वर्ड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। सर आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, किससे रिलेटेड बनाई जाती है कमेटी? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। पोर्श एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो इस एक्ट के अंतर्गत हमें क्या करनी पड़ती है, इंटरनल कंप्लायंस कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी क्या हमने बना दिया कि नहीं बनाई है, बोर्ड रिपोर्ट में डाल देंगे। बता रहे समझ में? इस एक्ट के अंदर, ये कंपनीज एक्ट नहीं है, पोर्श एक्ट बोलते हैं हम इसको प्यार से, पोर्श एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर ये कमेटीज बनाई गई थी कि आपने बना दी है कि नहीं बनाई। और रूल्स जो अप्लाई नहीं होते, रूल्स शैल नॉट अप्लाइड, और ये रूल हमारा क्या नहीं होगा, ओपीसी पे और स्मॉल कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा। ये चीज हमने लास्ट 144 सबसेक्शन 3 के अंदर भी लास्ट पॉइंट में पढ़ ली थी, 18th पॉइंट में, कि अप्लाई नहीं होगा। ओपीसी वगैरह के ऊपर कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, मतलब सॉरी वहां नहीं पढ़ी थी, 3A के अंदर पढ़ी थी,
सेक्शन 134 सबसेक्शन 3A कैपिटल ए के अंदर कि वन ओपीसी और स्मॉल कंपनीज में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिलैक्सेशन कर सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं, फाइनेंशियल हाईलाइट बता देना समरी की, और नेचर चेंज होना, KMP या डायरेक्टर अपॉइंट हुआ रिजाइन किया गया है, नेम ऑफ द कंपनी जो सब्सिडरी बनी है, जॉइंट वेंचर एसोसिएट बनी है, हटी है, डिपॉजिट जो चैप्टर 5 लग रहा है, जिन पे चैप्टर 5 नहीं लग रहा है, सिग्निफिकेंट मटेरियल ऑर्डर रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने, आरओसी ने, किसी ने भी पास किया ट्रिब्यूनल्स ने, और जिससे हमारे गोइंग कंसर्न स्टेटस पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, एडुकेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेन करने थे एज पर 148 सबसेक्शन 1 के, और उस क्लास ऑफ कंपनीज में हम आ रहे हैं और हमने कहीं ना कहीं नहीं करे हैं। देन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी थी एज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेसल एक्ट हमने बनाया कि नहीं बनाया, और ओपीसी वगैरह पे नहीं लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉरेन इवैल्यूएशन वाला स्टैंड अलोन बेसिस पे बनानी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का हम AOC 2 में दे देंगे। डन, चलो तो हार्डली 5 मिनट्स और मुझे दे दो। 5 मिनट का मैंने पहले बता के चला था, 1 से 1.5 घंटा लेक्चर चलेगा, और शार्प अभी 1 घंटा 25 मिनट हुए हैं, 5 से 6 मिनट और दे दो तो 1.5 घंटे में हमारा पूरा का पूरा बोर्ड रिपोर्ट का प्रोविजन कंप्लीट हो जाना था। मतलब एक्सपीरियंस है कि हाँ इतनी देर में हमारा हो जाएगा। अगर फेस टू फेस हम इंटरेक्ट करते तो शायद 15-20 मिनट और बढ़ जाती। तो क्यों? क्योंकि वो ना कम्युनिकेशन बढ़ता, और वही मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करो, क्वेश्चन पूछो। कोई जरूरी नहीं है कि जो मेरे से पढ़ रहा है बच्चा वही मेरे साथ डिस्कस करेगा क्वेश्चन। मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर, अभी मैंने उसको टेलीग्राम चैनल को बनाया ड्राफ्टिंग लव बाय CS अंकुश बंसल, तो उसके अंदर आप गवर्नेंस के भी डिस्कशन कर सकते हो, ड्राफ्टिंग की, मतलब ग्रुप वाइज उसकी डिस्कशन आप कर लो। कोई क्वेश्चन आप उसके अंदर डाल दो, तो उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपके बच्चों को एक आंसर देने की, और जो भी मेरे पास सुटेबल टाइम होगा मैं आंसर जरूर दूंगा। तो चलो, तो उसके बाद हमने रूल किया था कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। इधर ध्यान दो, अब है ना एक चीज आपने पढ़ी होगी DVR, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इसी तरीके से डिफरेंशियल राइट्स के शेयर भी इशू होंगे। तो यहां ना एक बात सुनना, जब आपने कोई भी डिफरेंशियल राइट के शेयर इशू किए हैं, ये नहीं देखना कि कब इशू किए हैं, ये देखना कि कब उसका इशू कंप्लीट हुआ है। कहां पड़ा है DVR का प्रोविजन? कंपनीज एक्ट में पड़ा है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 का क्लोज बी, या सेक्शन 43 का क्लोज बी हमने पढ़ा है, वहां DVR, और उसका भी नीचे बेसिकली हमने पढ़ा है सेक्शन 43 लिख के चलो, DVR का प्रोविजन हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके अंदर ना आई गेस रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल, और उसके अंदर हमने DVR का प्रोविजन पढ़ा है। तो ये ध्यान से, बस ये चीज बच्चा यही गलती करता है ऑल ओवर इंडिया, 90% बच्चों को क्लियर ही नहीं है वाली बात। इशू वाज कंप्लीटेड जब हमारा DVR का इशू, डिफरेंशियल राइट का इशू जिस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर में हमें बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनाना है, ना कि जिस ईयर में इशू किया गया था। बात आ रही समझ में? अगला सर, स्वेट इक्विटी शेयर, कोई भी दिग्गज इसका सेक्शन बता दो मुझे। 62 का तो मतलब ही नहीं। बताओ नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है? मैं नहीं बताने वाला हूं, नीचे कमेंट करके। और सबको सरस्वती माता की कसम, कोई भी उसको देख के नहीं बताएगा, जिसको पता है वही बताएगा। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है, मुझे पता है बट मैं नहीं बताने वाला हूं यहां। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसे कमेंट करके मुझे बताना कि सेक्शन नंबर क्या है। बस इतना मैं बताता हूं, 50 to 55 के बीच में फॉर द ईयर इन विच, बस इतना मैं बताता हूं, डिस्काउंट ऑफ शेयर के एक्सेप्शन है, और डिस्काउंट ऑफ शेयर हमारा सेक्शन 53 आई गेस, फॉर द ईयर इन विच सच शेयर्स आर इशूड। यहां ध्यान से, इन दोनों बातों में डिफरेंस। तो कब हमारे शेयर कंप्लीट हुए थे DVR में, और कब हमारे शेयर इश्यू किए गए थे स्वेट इक्विटी में। तो यहां इश्यू देखना है जिस साल, वहां कंप्लीट देखना है। इधर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसके लिए बता दो सेक्शन। सिक्सटी 1B, ठीक है? हम इसमें OR पास करते हैं बेसिकली, ठीक है? OR पास करेंगे फॉर द ईयर इन विच द ऑप्शन ग्रांटेड वेस्टेड। 3 चीज पड़ी थी ना, ग्रांटेड वेस्टेड और एक्सरसाइज। तो जिस साल आपने ग्रांटेड किया है, वेस्टेड किया, एक्सरसाइज किया है, सब सालों को हम बेसिकली वो डाल देंगे। तीनों चीज आ गई। फिर क्या ये वाला पॉइंट ना मैं बता दूं आपको, एज सच मैं बताऊंगा तो भी आपको ना ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रैंडमली कोई भी पॉइंट उठा के बोलना, देखो ऐसे ना मतलब आपको नहीं आएगा समझ में। तो या तो इस पे स्टार मार्क करके जब आप फंडिंग पढ़ो तो उसके साथ इसको पढ़ लेना अलोंग विद फंडिंग, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। When the voting right are not exercised directly by the employees in respect of shares to which the scheme related in terms, आना पॉसिबल ही नहीं। एक लाइन लिखना चाहो तो लिख लो, सेक्शन रूल 16 सब रूल 4 किसको डील करता है? प्रोविजन ऑफ मनी बाय
कंपनीज फॉर परचेज वर्ड लिखा है मैंने, फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, कौन करता, बाय एम्प्लॉइज। सर ये क्या लिख दिया, या तो एम्प्लॉइज अपने खुद शेयर परचेज कर ले, और ट्रस्टीज, और बाय ट्रस्टीज ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ। जब आप रूल 16 पढ़ोगे ना, रूल 16 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स, उसमें बोला गया है कि कंपनी के शेयर्स को ना उसके एम्प्लॉइज ही खरीद रहे हैं, या फिर एम्प्लॉइज खुद से नहीं खरीद रहे हैं, एम्प्लॉइज ने एक ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, वो ट्रस्टी उनके बिहाफ पे खरीद रहा है। तो वो वाली बात की गई है, प्रोविजन ऑफ मनी बाय कंपनीज फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द एम्प्लॉइज और ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर वो लोग खरीद रहे हैं तो उस केस में आप पढ़ो, व्हेन द वोटिंग राइट आर नॉट एक्सरसाइज्ड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स टू व्हिच द स्कीम्स रिलेटेड। अगर जो शेयर्स एम्प्लॉइज ने खरीदे थे या ट्रस्टी ने खरीदे थे, उन शेयर्स के लिए अगर वो एम्प्लॉइज को कुछ है ना प्रोबेशन पीरियड दिया गया कि इस टाइम पीरियड के अंदर ना वो वोटिंग राइट नहीं कर सकते। मैं यहां नहीं बता सकता हूं पूरा का पूरा, 1-1.5 घंटा तो उस रूल में लग जाएगा। तो बस याद रखो कि अगर ऐसा प्रोविजन था कि जहां एम्प्लॉइज ने अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उसके बेनिफिट के लिए ट्रस्टी ने खरीदे हैं, और वहां वो वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉइज, तो उस वाला डिस्क्लेमर हमें क्या करना है, बोर्ड रिपोर्ट में डाल दो कि सर एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज नहीं किया, बस अपनी कंपनी बचाने के लिए उन्होंने पैसे लेके आए थे कि कंपनी लॉसेज में जा रही थी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेने के लिए एम्प्लॉइज ने पैसा लगा दिया था। आगे बात समझ में, कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स इजी है, रिपीट नहीं कर रहा हूं। अच्छा, रूल 5 किसका सर, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। क्या बोल सकता हूं अब मैनेजरियल पर्सन, मैनेजर, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर्स की बात की जा रही है। मैनेजरियल पर्सन कौन होगा प्लीज, डब्ल्यूटीडी, एमडी या मैनेजर। क्या एक बार में कंपनी में एमडी और मैनेजर हो सकता है, डब्ल्यूटीडी हो सकता है? नहीं, या तो कंपनी में मैनेजर होगा या एमडी होगा, या कंपनी में एमडी होगा या डब्ल्यूटीडी होगा। ध्यान से, एक बार में एक ही होगा कंपनी में, दोनों तीनों एक बार में नहीं हो सकते। पक्का? कंपनी में एक ही मैनेजर होगा, द मैनेजर, लेकिन कंपनी में एक से ज्यादा डब्ल्यूटीडी या एमडी हो सकते। ठीक है, जब आप डब्ल्यूटीडी छोड़ो, मैं अभी डायरेक्टर्स नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, देखो वो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो चीज निकल के आएगी जब भी डायरेक्टर्स के प्रोविजन होते हैं, पर ठीक है, जो आपके लिए रेलेवेंट है अभी मैं उसी में चल रहा हूं। इसमें क्या क्या डालने में सर, रूल 5, और जब भी मैनेजरियल रेम्युनरेशन की बात आएगी तो सेक्शन 197 बीच में आएगा, रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन, 197 सब सेक्शन 5, रेड विद रूल 5। क्या बोलता है सर, जब हम इनकी रेम्युनरेशन फिक्स करेंगे ना, तो किन किन चीजों को रखेंगे और बोर्ड रिपोर्ट में उसका डिस्क्लेमर देंगे। देखो, रेशियो ऑफ द रेम्युनरेशन, ध्यान से, रेशियो का मतलब आपकी इतनी एज अ डायरेक्टर, मैनेजरियल पर्सन आपकी इतनी, और आपके कंपैरिजन में हमारी कंपनी के मेडन एम्प्लॉइज, मेडन एम्प्लॉइज का मतलब, मेडन का मतलब मीडियन एम्प्लॉय, मीडियन एम्प्लॉइज, मतलब यहां बोल रहा है मीडियन, वर्ड क्या बोला गया है, मीडियन। रेशियो ऑफ द मैनेजरियल पर्सन यानी ईच डायरेक्टर, यहां वर्ड यूज करें ईच डायरेक्टर, रेशियो ऑफ द रेम्युनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू द मीडियन रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, जो कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं उनकी मीडियन सबने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, लेकिन यहां मैं वो वाला मीडियन नहीं मान रहा हूं, मैं एवरेज मान रहा हूं। एक तरह से एवरेज रेम्युनरेशन, एक तरह से बीच विचार, मतलब सब ऊपर नीचे सबको कैलकुलेट करके जो एवरेज रेम्युनरेशन एम्प्लॉइज की और जो हर एक डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन, उनके बीच में क्या रेशियो है। मान लो अगर 10-15 डायरेक्टर कंपनी में, हर डायरेक्टर का रेम्युनरेशन और उनके एवरेज के साथ कितना है, ठीक है ना। आप बीइंग अ डायरेक्टर 1 लाख रुपए महीना ले रहे हो और सारे एम्प्लॉइज को रख लो और उनकी एवरेज रेम्युनरेशन कितनी निकल के आ रही है, बात समझ में आ रही है। परसेंटेज इंक्रीज इन द रेम्युनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, मैनेजर इफ एनी। सिर्फ इनकी बात की जा रही है, एम्प्लॉइज की नहीं बात की जा रही, समझ में आ रही है ना। परसेंटेज, कितने परसेंटेज इंक्रीमेंट दिया गया है, परसेंटेज इंक्रीज इन द मीडियन रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। अब बात एम्प्लॉइज की बात समझ में आ रहा होगा सबको, बच्चों वाली चीज है। नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज कितने थे एज ऑन पे रोल मास्टर के ऊपर हमारी कंपनीज के, नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज कितने हैं उनकी देख लो। अफर्मेशन दैट, क्या सर जो भी रेम्युनरेशन पॉलिसीज बनाई गई थी एनआरसी कमेटी ने, हम अफर्मेशन देंगे एज पर रूल 5, रेड विद 197 सबसेक्शन 5। क्या सर, हमने वो रेम्युनरेशन पॉलिसी को फॉलो किया है जो एनआरसी ने बनाई थी। 3-4 चीज होगी, रेशियो देंगे डायरेक्टर के बीच में और मीडियन ऑफ द रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, इंक्रीमेंट कितना हुआ इन लोगों की, डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, मैनेजर के बीच में, परसेंटेज इंक्रीज कितना, मीडियन रेम्युनरेशन हुई है, एवरेज कितनी इस साल इंक्रीज हुई है सबकी, नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज कितने हमारे रोल पे, और अफर्मेशन करेंगे कि हमने रेम्युनरेशन पॉलिसी कर ली। सर ये इजी सा है, कुछ नहीं है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, ध्यान से सुन लो बस।
दो तरीके के एम्प्लॉइज होंगे, सारे एम्प्लॉइज नहीं, जो टॉप 10 एम्प्लॉइज है ना कंपनी के, उनका डाटा डालेंगे। लेकिन टॉप 10 कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन जो पिछले, जिन्होंने पूरे साल काम किया है या जिन्होंने पार्ट ऑफ द ईयर काम किया है, जो टॉप 10 एम्प्लॉइज कंपनी के लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेम्युनरेशन, जिनकी अगर पूरे साल काम किया तो 1,02,00,000 अगर उन्होंने कंपनी से अर्न किया है, जिन्होंने एज अ सैलरी लिया है, और जिन्होंने पार्ट ऑफ द ईयर किया तो एटलीस्ट पर मंथ 8.5 लाख रुपए लिए हैं, तो उन लोगों की जो टॉप है उन रैंकिंग में, एटलीस्ट उन लोगों को डाल देंगे उनका नाम। बात समझ में आ रही है? स्टेटमेंट शोइंग दैट द नेम ऑफ द टॉप, और अगले वाला भी अभी थोड़ा सस्पेंस में बताता हूं। स्टेटमेंट शोइंग दैट द नेम ऑफ द टॉप 10 एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ रेम्युनरेशन ड्रोन एंड द नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु, देखो टॉप 10 को तो डाल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेम्युनरेशन, और उनके अलावा हर उस एम्प्लॉय की भी डिटेल डालेंगे जो भी, देखो टॉप 10 फिक्स, प्लस वो पर्सन, वो एम्प्लॉय जो कंपनी से एक साल के 1,02,00,000 रुपए चार्ज कर रहा है अगर पूरे साल है, या फिर वो पर्सन जो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल काम कर रहा है, रिपोर्टिंग ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो पार्ट ऑफ द किया, और किसी भी पार्ट ऑफ द ईयर किया, चाहे 1 महीने चाहे 2 महीने, और हर महीने उसने कम से कम 8.5 लाख रुपए पर मंथ लिया है, उसकी डिटेल डालना। तो ये टॉप 10 के डालनी है, यानी दैट मींस क्या प्रिज्यूम्ड कर ले 1,02,00,000 से ज्यादा ही अर्न कर रहा होगा टॉप वाले तो, और उसके अलावा इन लोगों की भी डालनी है, बड़े बड़े लोग हैं। बात आ रही समझ में? फिर ये मैंने स्टार क्यों लगाया ध्यान से, ये क्या बोल रहे हैं सर, यहां ना अमाउंट की बात नहीं की जा रही है, रेट की बात की जा रही है। जो ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी एग्रीगेट मान लो, एवरेज मान लो, कैसे भी मान लो, एज अ रेट जो एवरेज मान लो, किसी महीने ज्यादा किसी महीने कम, बट सबकी मिला के एज ए जो रेट जो निकल के आया है, वो जो रेट है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है? इन एक्सेस ऑफ दैट ड्रोन बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, यानी मैनेजीरियल रेम्युनरेशन से, मैनेजीरियल रेम्युनरेशन से रेट ज्यादा है। वो एवरेज रेट, एक बार का रेट नहीं, एक महीने का रेट नहीं देखना, सारे साल की जितनी दी गई थी उनका रेट निकाल के उसकी रेट की एवरेज निकाल देंगे, और जो निकल के आएगा वो जो रेट है वो अगर एवरेज जो किससे ज्यादा है, एक्सीड्स द रेम्युनरेशन विच इज अर्न्ड बाय द, विच इज चार्ज्ड बाय द एमडी, मैनेजर और WTD, उनसे ज्यादा है। सिर्फ एक कंडीशन नहीं, कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन रेम्युनरेशन। सर लिख दो प्लीज, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं, इसको लिखते रहना आराम से। दूसरी चीज प्लस सेकंड कंडीशन, दोनों वर्ड है एंड, और जो खुद से, वो एम्प्लॉय खुद से या फिर अपनी स्पाउस के साथ मिलके, या फिर या तो खुद से, या फिर खुद प्लस उसके स्पाउस, या फिर खुद या प्लस उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, या फिर खुद प्लस उसके स्पाउस और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये मिलके क्या करते हैं, अगर मोर देन, मतलब नॉट मोर देन 2% और मोर इक्विटी शेयर कैपिटल अगर कंपनी का होल्ड करते हैं। सेकंड कंडीशन, 2% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल अगर वो होल्ड करता है इंडिविजुअली या अपने इन लोगों के साथ मिलके, तो उस पर्सन की भी, उस एम्प्लॉय की भी हम डिटेल्स बोर्ड रिपोर्ट में। समझ में आ रहा है? देखो इधर कौन कौन से एम्प्लॉय को डालेंगे, टॉप 10 एम्प्लॉय। सर कौन से टॉप 10? जो हाइट में लंबे हैं, जो वेट में ज्यादा है, किसके? ऑन द बेसिस ऑफ रेम्युनरेशन। डन। प्लस वो एम्प्लॉइज जो 1,02,00,000 1,02,00,000 रुपीज पर ईयर ले रहे हैं, अगर वो एंटायर ईयर काम किया है। जिन्होंने पार्ट ऑफ द ईयर काम किया है तो एटलीस्ट 8,50,000 रुपए पर मंथ, ईयर नहीं, यहां ईयर था, यहां मंथ है, ये ईयर है, ठीक है। प्लस ये तो करने करता है, प्लस में वो एम्प्लॉय, देखो ये तो फर्स्ट कैटेगरी आ गई, फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी, ये थर्ड कैटेगरी। ऐसे एम्प्लॉइज जो, जिनकी जो रेम्युनरेशन है वो ज्यादा है, किससे? एमडी से, एवरेज, ये एग्रीगेट, कुछ भी बोल लो, एग्रीगेट बोल लो, एवरेज बोल लो, ठीक है ना। एग्रीगेट रेट जो इनका ज्यादा है, किससे? एमडी के से, मैनेजर से, या WTD के से। ये नहीं, प्लस में सेकंड कंडीशन और क्या बोली थी मैंने आपको, ये होल्ड करते हैं, होल्ड मोर देन या इक्वल टू 2% इक्विटी। ठीक है। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं इंडिविजुअली कर रहे हैं किसके साथ मिलकर, ऐसे को भी हम डालते हैं। तो 3 रूल हमारे कंप्लीट हुए। रूल 8 कंपनीज अकाउंट रूल्स। रूल
शेयर का कंपनी शेयर कैपिटल रूल्स जो हमने पढ़े थे, सिर्फ रूल 8 नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के पढ़ी थी, डीवीआर वाला, स्वेट इक्विटी वाला, ईसोस वाला, उसके बाद रूल 16 सब रूल 4 वाला पढ़ा। फिर रूल हमने क्या पढ़ा, 5 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन रूल, रेड विद सेक्शन 197 सेक्शन पढ़ा। एंड द लास्ट इज बच्चों वाला रूल नंबर 8 किसका, CSR रूल्स। हमने पीछे ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, एक तो रूल 8 में भी CSR का मतलब उसमें पढ़ा था हमने बोर्ड रिपोर्ट में, CSR किसके बारे में बताएंगे, कमेटीज के बारे में, उसमें पॉलिसी के बारे में। देन हमने पढ़ा सेक्शन 135 सेक्शन 2, हम CSR पॉलिसी के बारे में बता देंगे। अब ये क्या पढ़ रहे हैं, वही चीज पढ़ रहे हैं, रूल 8 ऑफ द कंपनीज क्या बोलते हैं, द बोर्ड रिपोर्ट ऑफ द कंपनी शैल इंक्लूड द एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। मतलब CSR की एनुअल रिपोर्ट, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट नहीं, CSR का इतना पैसा था, इतना हमने इन्वेस्ट कर दिया, इतना बच गया, इतना डेफिसिट है, इतना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इतना उससे इतना रेवेन्यू आया जिसको हम बिजनेस प्रॉफिट नहीं मानेंगे, उसको हमने अलग से बैंक में डाल दिया, उससे जो पैसा आएगा अगले साल लगा देंगे। तो सारी एक मैं बोल रहा हूं कथनी करनी CSR की, एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR कहां डाल देंगे, बोर्ड रिपोर्ट में। बात आ रही है ना समझ में। तो एक तो कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमेटी, एक CSR पॉलिसी, एक एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR, और लास्ट वन इज इन केस अगर वो फॉरेन कंपनी थी तो बैलेंस शीट अंडर सेक्शन 381 सेक्शन 1A, वो भी बैलेंस शीट भी CSR बोलता है कि सर अपनी बैलेंस शीट भी डाल दो, रूल 8 बोलते हैं उसकी बैलेंस शीट। आज का लेक्चर काफी अच्छा रहा, 1 घंटे 40 मिनट का ये लेक्चर हमारा गया, और इसमें हमने एंटायर फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर ट्रेनिंग पर्पस, आपके इंटरव्यू के लिए बेसिक क्वेश्चन आता है, बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट बता दो। तो इस आज के टाइटल मेरा यही रहने वाला है, इसका कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट या डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट। तो उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है इसको। जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उन लोगों को भी शेयर करना, जो कहीं और से कोचिंग ले रहे हैं उनको भी शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि नॉलेज जितना ज्यादा आप फैलाओगे ना, वो चीज उतना ज्यादा मैं बच्चों तक रीच कर पाऊंगा। और अल्टीमेट मतलब मेरा मोटिव क्या है कि इंडिया में जो CS प्रोफेशन है वो इस काबिल है और भी अच्छा काबिल बने आगे, कि जब वो खड़ा हो ना तो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हिल जाएं। मतलब एक CS को एक वो नॉलेज हो कि वो किसी इंडस्ट्री के अंदर जाए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाए ना, तो अदर प्रोफेशनल बॉडीज जो भी वहां हो, हमारे MD हो, मैनेजर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, वो एक बार स्टैंडिंग पोजीशन दे हमें, हम एंटर करें तो वहां हमारी इज्जत की जाए, ना कि हमें ये बोलना पड़े कि हम CA जैसे हैं, हम भी काम करते हैं CA जैसा। तो बल अपने अंदर एक्सेलेंस रखो, नॉलेज रखो, तभी आपको दुनिया आपकी कदर करेगी। और वो नॉलेज के लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। प्लीज स्मार्ट स्टडी से बचो, इन डिटेल जाओ। एक बार मेहनत करना पूरी जिंदगी काम आएगी। मैंने एक बार मेहनत की, मेरी पूरी लाइफ टाइम काम है, उम्मीद है आप लोगों को भी ये जरूर काम आएगी। और शॉर्टकट से बचो, शॉर्टकट्स करो लेकिन पहले इन डेप्थ करो, उसके बाद शॉर्टकट करो, पहले शॉर्टकट मत करो। तो आज का मेरा टाइटल और मेरी मोटिवेशन बस इतना ही है, शॉर्टकट्स करो लेकिन पहले इन डेप्थ करो, उसके बाद शॉर्टकट करो। क्योंकि स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है, बट पहले क्या करना जरूरी है, मेहनत जरूरी है। और मैं अपनी जिंदगी में कोई भी चीज पढ़ने बैठता हूं तो मैं यही चीज पढ़ने के बैठता हूं कि आज पहली बार ये चीज पढ़ रहा हूं और आज आखिरी बार ये चीज, और जब उठता हूं तो ये सोच के उठता हूं आज आखिरी बार ये चीज मैं पढ़ रहा हूं। क्या पता इसके बाद मेरे सामने एग्जाम आ जाए, कोई क्लाइंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मेरे पास ये चीज माइंड में रिटेन होनी चाहिए। मैं ये ना बोलूं कि मुझे बुक खोल के मैं आंसर दूंगा। तो यही चीज मेरी फिलॉसफी है। उम्मीद है कि ये चीज आप भी अपनी लाइफ में फॉलो करो और देन प्रोफेशनल बन के मेरे से मिलो, मेरे से बातें करो, तो अच्छा लगेगा कि यस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आज भी स्टूडेंट हैं और आने वाले टाइम पे भी स्टूडेंट होंगे। तो वो सब एक भरमास्त्र यही है कि नॉलेज मैटर करती है, अदरवाइज आप कहीं के नहीं रहोगे। वो 20, 25, 30, 35 हजार वाले CS बन के रह जाओगे। मैं पर्सनली नहीं चाहता हूं वो CS आप लोग बनो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और यूट्यूब वाले बच्चों को मैं स्पेशली ये बोलूंगा, इन केस किसी बच्चे को कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी डाउट हो, कुछ भी, चाहे आप मेरे से कोचिंग ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो, तो आप मेरे नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे नीचे भी रिफ्लेक्ट करेगा, और अदरवाइज मैं इसमें लिख भी देता हूँ 9996065006 के ऊपर, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। और लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो मेरे अब सब लेक्चर्स में ही मैं डाल के रखूंगा। और जो भी आपको डाउट है आप मेरे से पर्सनली उस टेलीग्राम में भी और मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।